बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज हमारा जो शो है उसको हम डिस्कस करेंगे सेहत से रिलेटेड। अब मोस्टली मेरे शोज़ जो होते हैं वो सेहत से रिलेटेड ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि सेहत जो है सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारी कंडीशन अच्छी होगी, हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम दुनिया के सारे काम अच्छे कर सकते हैं, चाहे वो घर गृहस्थी के काम हो या किसी के साथ किसी कोई रिश्ते में हो, ठीक है, या फिर हम कुछ कारोबार कर रहे हों। किसी भी तरीके से देखा जाए तो हम अपनी सेहत के साथ सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसलिए आज सेहत के ऊपर हमारा शो है। मगर एक एग्जांपल हम सबसे पहले देना चाहेंगे। हमारे पास एक मेहमान है, अशरफ चौधरी साहब, ट्रेनर हैं, क्योंकि आजकल ये ट्रेनिंग दे रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से आपकी जिस्म से जो है ना हमेशा के लिए शुगर ख़त्म हो सकती है, या फिर आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके किस तरीके से जो शुगर की गोलियां लोग खाते हैं, जो शुगर की इंसुलिन लोग लगवाते हैं, उससे हट के आप अपनी लाइफस्टाइल को किस तरीके से नॉर्मल आम इंसान की तरह जी सकते हैं, जैसे कभी किसी को शुगर ही ना हुई। तो हमारे पास अशरफ चौधरी साहब हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। कैसी तबीयत है? थैंक यू वेरी मच जी, आपने इनवाइट किया। सर, ये जो शुगर आपकी 18 साल पुरानी है, ये आपकी कहानी आप सबको बताते भी हैं। ये अवेयरनेस प्रोग्राम अब घर घर जाके जो है मुझे लगता है दस्तक देते हैं। टीवी चैनल्स के थ्रू भी आप भी जो है ना अवेयरनेस लोगों के अंदर पैदा कर रहे हैं कि शुगर जो है उसकी गोली छोड़कर आप ज़िंदा रह सकते हैं, अपने बाकी ऑर्गन्स को रिवर्स कर सकते हैं, शुगर रिवर्स कर सकते हैं। कैसे सर? देखें, शुगर ग़िज़ाई बीमारी है। हम जो चीज़ भी खाते हैं वो अंदर जाके शुगर बनती है, ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज हमारी पूरी बॉडी को चाहिए। ठीक है, हम कुछ भी खाएं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन हो, कुछ भी खाएं, वो मेटाबोलाइज होके वो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज हमारी पूरी बॉडी को चाहिए। हमारी पूरी बॉडी को ग्लूकोज ऑटोमेटिकली नहीं पहुंच जाता, ये ग्लूकोज पहले खून में जाता है। खून एक पार्किंग एरिया इसका है, वहाँ से इंसुलिन इसको उठा के पूरी बॉडी के सेल्स तक लेके जाती है। प्रॉब्लम वहाँ पे आता है जब हमारे सेल्स को इतना सा ग्लूकोज चाहिए था जबकि बन इतना गया है। ठीक है, ग्लूकोज चाहिए तो होता ग्लूकोज है तो बॉडी। चाहिए ना, ग्लूकोज के बगैर ग्लूकोज ना हो तो हम जिंदा भी नहीं है किस ना। मिकदार तक हाँ, चाहिए होता है एक इंसान को, आम इंसान को? ग्लूकोज आपकी बॉडी में मतलब एट एनी स्टेज, अगर फास्टिंग में देखें तो 100 इसका है, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, वो आपकी बॉडी को चाहिए होता है। ठीक है, 70 से नीचे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। ठीक है, बंदा बेहोश होना शुरू हो जाता है। ग्लूकोज हमारी बॉडी की बुनियादी खुराक है, हमारा दिमाग ग्लूकोज पे चलता है, तो ये एक मतलब मेन इंग्रेडिएंट है। अगर ये ना मिले तो कीटोन्स पे चला जाता है, वो हम कीटोन्स की बाद में बात बताता हूँ। हमारी बॉडी को चाहिए था इतना सा ग्लूकोज, बन गया इतना, वो जो बाकी है वो किधर जा रहा है? उसको टिकाने लगाने के लिए ज़्यादा इंसुलिन निकलती है। ये ऐसी है कि जैसे आपके पास ज़्यादा स्टॉक आ जाए तो ज़्यादा मज़दूर चाहिए होते हैं, तो ज़्यादा मज़दूर हमें इंसुलिन की शेप में आते हैं। जब ज़्यादा इंसुलिन जाती है, बार बार सेल को दरवाज़ा खटखटाती है, नॉक करती है, तो सेल्स या बॉडी आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। बॉडी कहती है कि जी मुझे चाहिए ही नहीं खुराक, ये मेरे पास तो कल वाली पड़ी है। अच्छा, अब इंसुलिन रेजिस्टेंस से ना सिर्फ शुगर बढ़ती है, इससे 10 और बीमारियां भी होती हैं। इससे न्यूरोपैथी होती है, इससे किडनी फेलियर होता है, इससे ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं, इससे हार्ट फेलियर होता है, इससे अल्जाइमर डिमेंशिया होता है, ख़वातीन में पीसीओज़ की बीमारी होती है। मुझे शुगर 2004 में होगी। अच्छा, किसी को शुगर हो जाती है, किसी को बीपी हो जाता है, ख़वातीन को पीसीओज़ हो जाएंगे। ये सारी एक ही क्लस्टर ऑफ डिजीज़ है। 2004 में जब मुझे शुगर हुई, ग्लूकोज बढ़ गया मेरा, तो मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा कि जी ये दवाई है, सारी ज़िंदगी खानी है। अच्छा, 2004 में चूँकि शुगर पे अवेयरनेस नहीं थी, तो उस वक्त तो ऐसे लगा जैसे कोई सज़ाए मौत हो गई है, ये उम्र कैद हो गई है। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेट की वजह से, प्लस हमने पिछले 3 सालों से मैं इतनी अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ, आज किसी को शुगर हो जाए ना तो वो इतना डरते नहीं। उनको पता है कि यार अब हम ये चीज़ें छोड़ देंगे, शुगर ठीक हो जाएगी। बट उस वक्त बड़ा एक टेरर था। डॉक्टर से जब मैंने पूछा ना कि दवाई ग्लूकोफेज शुरू वाली दवाई होती है, ये कितना अर्सा खानी है, उन्होंने कहा जी पूरी ज़िंदगी खानी है। अच्छा, मैंने भी बात मान ली। मैं फैमिली में बड़ा हेड ऑफ़ फैमिली, मैंने कहा जहाँ अल्लाह की इतनी नेमतें मैं इंजॉय कर रहा हूँ, ब्लेसिंग्स हैं, पूरा पैकेज है, तो चलो एक बीमारी भी साथ में लग गई। 18 साल में प्रॉब्लम ये होता है कि आप जो एक दवाई शुरू हुई थी वो एक नहीं रहती, 5-6 साल के बाद दूसरी लग जाएगी,
3-4 साल के बाद उसी दोनों दवाइयों की डोज बढ़ जाएगी, चलते चलते बंदा इंसुलिन पे आ जाता है। अच्छा, मेरी अब इंसुलिन वाली स्टेज आने लगी थी कि डॉक्टर कह रहे थे कि यार आपसे ना 3-4 दवाइयाँ खा रहे हो, अब आपका अगला स्टेज ये है कि इंसुलिन लगेगी। अच्छा, मगर मैं एक चीज़ आपसे बीच में ऐड करके पूछना चाहूँगी कि देखिए, मुझे आपने ये बताना है कि शुगर जो है आपने रिवर्स की है या फिर इसको कंट्रोल किया है, क्योंकि हाँ। जो हमारे पास मोस्टली जितने भी डॉक्टर्स आते हैं ना, वो शुगर के बारे में ये बात करते हैं कि जो शुगर है वो कभी भी रिवर्स नहीं हो सकती। बहुत ज़बरदस्त सवाल तो है। आप आपकी जो शुगर है हाँ। क्योंकि आपके तो लोग यही कहते हैं ना कि आपने शुगर पे फतह कर ली है, ठीक है, तो अब आप का शुगर रिवर्स हुआ है या फिर कंट्रोल हुआ है? रिवर्सल के भी बिकॉज़ डेफिनेशन एज पर डॉक्टर्स हमने नहीं सुना कभी। मैं बताता हूँ। देखें, हमारे जो ट्रेडिशनल डॉक्टर्स हैं ना, उन्होंने वो इस चीज़ को मानते नहीं है, ठीक है, जबकि पूरी दुनिया में रिवर्सल पे बहुत काम हो रहा है। पाकिस्तान में भी कई डॉक्टर्स हैं जो यूट्यूब पे बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। रिवर्सल की डेफिनेशन क्या है? अगर आपका HbA1c 6.5 से नीचे आ जाए, यानी प्री डायबिटीज़ वाली रेंज में आ जाए, दवाइयाँ छोड़ दें, इंसुलिन छोड़ दें और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप अपना HbA1c 6.5% से नीचे ले आएँ, दिस इज़ द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ डायबिटीज़ रिवर्सल। नहीं सर, रिवर्स में ये भी तो है कि सपोज अगर रिवर्स में बात करूं कि पहले जो कुछ खा रहे थे या आपका कोई लबलबा खराब हो गया, लबलबा या आपका ठीक होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गई आपके अंदर, ठीक है, वो रिवर्स किस तरीके से होगी फिर? देखिए, वो नहीं होगी। अगर मैं देखिए, मैं आपको इसकी आपको मिसाल देता हूँ। मैं आपको, एक बंदा है, मक्खियों के छत्ते को वो छेड़ता है, मक्खियाँ उठती हैं, उसको काटती हैं और वो अस्पताल जाता है, टीका लगवाता है, ठीक है। टीका लगने से उसकी जो इन्फ्लेमेशन हुई है, चेहरा सूज गया, वो ठीक हो जाता है। अगले दिन फिर वो वट्टा मारता है, मक्खियाँ फिर उठती हैं, चेहरा सूज जाता है, अस्पताल जाता है। ये उसकी रूटीन चल रही है, उसने छेड़ना है, मक्खियों ने काटना है और अस्पताल जाना है। बिल्कुल शुगर भी वही वाली बात है कि आप मक्खियों को छेड़ते हो, शुगर होती है, अस्पताल जाते हो, टीका लगवाते हो या गोलियां खाते हो। अब एक बंदा आता है, वो कहता है कि यार तू पागल है जो रोजाना मक्खियों को छेड़ता है, तू छेड़ ही ना। वो कहता है यार ये तो मुझे किसी डॉक्टर ने बताया नहीं था, डॉक्टरों के पास जाता था वो तो टीका लगा देते थे, उन्होंने तो कभी मना ही नहीं किया था कि मक्खियों को छेड़ना ही नहीं है। अब मक्खियों को नहीं छेड़ोगे तो आपकी इन्फ्लेमेशन रिवर्स है। डायबिटीज़ रिवर्सल की यही डेफिनेशन है जो किताबों में लिखी हुई है कि आपकी ज़िंदगी में से चंद चीज़ें अगर आप निकाल दें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या चीज़ है? हमारी लाइफस्टाइल में 80% रोल खुराक का आता है। मास्टर, रिवर्स में ये भी तो हुआ कि जैसे पहले आप चीनी, हलवे, नहीं, मिठाई, गोंद, कुछ भी आपका दिल करता था आप खाते थे, रोटी, पराठे, अंडे पराठे, जो भी आपका, अब वो वापस आप चीज़ें खा सकते हैं। तो फिर रिवर्स वाला चीज़ ये देखे ना फिर कि ये भी तो है कि कंट्रोल किया है आपने सर, मगर रिवर्स नहीं हुआ। फिर हम लफ्ज़ों में जाते हैं, चाहे इसको कंट्रोल कह लें, कंट्रोल तो दवाइयों के साथ भी हो जाती है ना। नहीं सर, रिवर्स तो वो होगा ना कि जैसे आप वापस बिल्कुल मेरी तरह हो जाए, कुछ भी खा लें, फिर आप कोई कुछ नहीं कहेगा। अभी मैं यहाँ पे खीर खा लूँ, मैं कोई हलवा खा लूँ, मैं कोई मिठाई खा लूँ, दैट इज रिवर्सिबल। कि फिर मुझे ऐसा नहीं है कि मेरी शुगर बढ़ जाएगी, स्पाइक हो जाएगी, मुझे मीडिया पे बैठा हूँ, एकदम से जो है ना अस्पताल एडमिट करना पड़े। जो इसकी जो डेफिनेशन है ना, वो मैं बताने लगा। मेडिकल में इसका जो साइंटिफिक लफ्ज़ है वो रिमिशन है और जो पॉपुलर मीडिया टर्म है वो रिवर्सल है। और उसकी यही डेफिनेशन है कि 6.5 अगर आपका HbA1c लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ आना है। और वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या है कि मैंने चंद चीज़ें ज़िंदगी से निकाल दी, यही है ना लाइफस्टाइल। और कुछ चीज़ें मैंने ऐड कर दी, जो चीज़ें मैं नहीं खाता था, जिस पे मेरी प्रायोरिटी नहीं थी, वो नहीं खाता, वो मैं ऐड कर दूंगा। जिन चीज़ों से मुझे नुकसान होता है वो मैं निकाल दूंगा। मैं अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन ले आऊँगा, मैं वॉक करूँगा, एक्सरसाइज करूँगा। कोई ऐसी चीज़ें भी बता दें जैसे जिन लोगों को शुगर नहीं है, अल्लाह ना करे ना कभी हो, तो वो किस तरीके से एहतियात कर सकते हैं वो अपनी जिंदगी में? जाए। हाँ, कि वो पहले से जो है ना प्रिपेयर हो जाए कि कोई पेशेंट ही ना। बहुत ज़बरदस्त आपका सवाल। जितने शुगरी ड्रिंक्स हैं, पहली बात है कि ये खुराक नहीं है, ठीक है। चीनी जो वाइट शुगर है ये खुराक नहीं है, ये यूँ समझ लें कि ईजाद है। ये खुराक वो होती है जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं, बाकी मैक्रो न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह भी होते हैं। चीनी का इस्तेमाल ये बंद कर दें। दुनिया में सबसे बड़ा नशा जो लीगली भी आपको इजाज़त देता है वो चीनी है।
ये कोकेन से बड़ा नशा है। जिन लोगों को चीनी छुड़वा दी जाती है उनको बार बार वो क्यों ढूंढ रहे होते हैं? सर आपने देखा है इंडियन जितने बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो चीनी नहीं खाते, वो तो ऐसे डबल ट्रिपल चेक करते हैं। वो पूछते हैं मेरी चाय में चीनी तो नहीं डाल, ये क्या किया, मेरे कावे में चीनी डाल दी, मेरी चाय में चीनी डाल, दे डोंट टेक। इंडियंस तो बहुत ज्यादा मैंने देखा है एंटी हैं इसको, चीनी को लेके। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा फिर बात करते हैं। आपकी कोई डाइट प्लान के बारे में पूछेंगे, मगर उससे पहले आप यही क्लियर करेंगे कि ऐसी कौन सी, जैसे चीनी बता दी, और कौन सी ऐसी अशियाएं जो छोड़ दें बिल्कुल, हमें कभी शुगर ना हो, है ना? बिल्कुल। ब्रेक के बाद वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और हम अशरफ चौधरी साहब से ये पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम छोड़ दें, जिसमें उन्होंने एक तो हमें चीनी बता दी। चीनी तो वाकई देखे जहर है, क्योंकि चीनी को जिस एक केमिकल प्रोसेस के मैकेनिज़्म में गुजारा जाता है और उसके बाद उसको चिट्टा बनाया जाता है, क्रिस्टल बनाया जाता है, तो ये तो केमिकली एक तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है बॉडी को जाके आपकी जो है इन्फेक्शन और बड़े सारे प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी के अंदर क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद फिर जो चीनी, जिसकी मिठास जो एक गंदी, जो आपके अंदर जाकर जो है ना एक आपको आदी तो बना देती है, मगर उसके बाद आपके अंदर की जो ये रेसिस्ट बढ़ा देती है, फिर शुगर बढ़ा देती है, इंसुलिन हाई कर देती है, तो ये तो डबल नुकसानदेह। वो चीनी के कोई फ़वाइद कहीं कभी किसी जगह नहीं सुने, ना तिब में ना फिर हमने मेडिकल में। तो उसके अलावा फिर ये है कि और कौन सी ऐसी चीज़ें जो चीनी को माइनस करें? और देखें, जो खुराक होती है ना, खुराक फार्म से या जहाँ पे पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वहाँ से आपके किचन तक, अगर वो उसे एक दुकान का चक्कर लगा कर आए तो वो खुराक है। अगर वो फैक्ट्रियों का चक्कर लगा कर आए और पैक होकर आए तो वो खुराक नहीं रहती, वो इन्वेंशन होती है वो, ठीक है। जितने भी प्रोसेस फूड हैं ये आप खाएंगे तो आपको फ्यूचर में मेटाबॉलिक डिजीज़ हो जाएंगे, ठीक है। जो चीज़ भी बैग्स, बॉक्सेस और उसके ऊपर बारकोड्स लगे हुए हैं वो खुराक नहीं है, वो प्रोसेस फूड है, वो इन्वेंशन है। इस वक्त पाकिस्तान में जो नंबर 1 पाकिस्तान दुनिया में बना हुआ है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, वी आर नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड। ना तो ये वायरस से होती है, ना कोई बैक्टीरिया है, ना कोई कंटेजियस है जी एक बंदे से दूसरे को हो गई। ये जो बीमारी लगी हुई है दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों को, क्या वजह है? हमारी खुराक में हमने चीज़ें वो ऐड कर ली हैं जो खुराक अब नहीं रही, जिसमें मेजर पार्ट चीनी का है। दूसरा पार्ट आपके जो इंडस्ट्रियल ऑयल्स हैं, जब से देसी घी दुनिया में इसके ऊपर एक अटैक हुआ, इसको विलन के तौर पे, ऑयल्स की वजह से भी शुगर होती है। ऑयल की वजह आपकी पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। ये जितने भी प्रोसेस ऑयल्स हैं, इंडस्ट्रियल ऑयल्स हैं, सीड ऑयल्स हैं, ये खाने वाले नहीं हैं। फिर क्या खाना है? देसी घी, अच्छा, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, चर्बी वाला खाना। चर्बी इज अ हेल्दी थिंग। चर्बी वाला घी इस्तेमाल कर चर्बी वाला घी, चर्बी वाला गोश्त, चर्बी हेल्दी चीज़ है। हमारे आबाओ अजदाद मिलियंस ईयर से यही खाते थे। तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा? कोलेस्ट्रॉल इस चीज़ से नहीं बढ़ता। हमें तो कहा जाता है बल्कि गोश्त, यही गोश्त की दुकान में जाके तो कहा जाता है गोश्त साफ करके चर्बी पूरी निकाल कर देनी है ये, और वो चर्बी उठा के फेंक देगा, मगर हमें गोश्त दे दिया जाएगा। तो आप कह रहे हैं चर्बी वाला गोश्त? सबसे बड़ा जो फूड के खिलाफ, जो नेचुरल फूड के खिलाफ जो ये कैंपेन चली, आप जब भी कोई फूड के बारे में चीज़ आए ना तो पहले आप सवाल पूछा करें कि ये चीज़ पे अमल करने से फ़ायदा किसको होगा। अगर मैं चर्बी फेंक दूंगा, देसी घी नहीं खाऊंगा, तो फ़ायदा किसको हो रहा होगा? फ़ायदा हो रहा होगा फूड इंडस्ट्री, उस फूड इंडस्ट्री को जो केमिकल्स बेचते हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स बेचते हैं, जो एमल्सिफायर्स बेचते हैं। तो चर्बी से क्या होगा? चर्बी से आपकी खुराक है आपकी, चर्बी से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। वेट नहीं बढ़ेगा? मेरा कितना वेट है? मैं बिल्कुल स्लिम स्मार्ट हूँ। मैंने तो आप चर्बी खा लेते हैं? जैसे अगर हमने बोटियां खानी है सीख में लगी हुई, ठीक है, वो हमने बोटियां लगाई है, वाला गोश्त खाता हूँ मैं। नहीं, मैं कह रही हूँ सपोज हमने सीख में बोटियां लगाई हैं, उसके बीच में वो अच्छी लगती है ना, थोड़ी चर्बी भी, पूरी प्योर चर्बी भी डालो, उसको बारबेक्यू करो, ये सब खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। जो हम गोश्त का सालन बना रहे हैं उसमें चिकनाई वाली चर्बी भी डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। अच्छा, नली भी खा सकते हैं? नली भी खा सकते हैं, नली का गूदा भी खा सकते हैं। रोज खा सकते हैं क्या? बिल्कुल गोश्त खा सकते हैं। नहीं, रोज भी खा सकते हैं क्या? गोश्त खा सकते हैं रोज, बिल्कुल रोज खा सकते हैं। नहीं, रोस्ट नहीं, रोज डेली खा सकते हैं। मैं आपको अपनी खुराक बताता हूं। पक्की बात है, नली भी रोज खा लूं, रोज चर्बी भी खा लूं। आपको एक तो मेरी फेवरेट है इसलिए पूछी जा रही है। जिस चीज से आप नली खाते हैं ना वो नुकसान देती है। नान,
जो मैदे से बनता है। नली नुकसान नहीं देती, चर्बी नुकसान नहीं देती, ना ये शुगर करती है, बिल्कुल ना कोलेस्ट्रॉल, ना हाइपरटेंशन, ना ब्लड प्रेशर बढ़ाएगी, बिल्कुल नहीं, ना वजन बढ़ाएगी, ना नली ना चर्बी। यार आज की ये वायरल बात है, बिल्कुल जिंदगी का स्टाइल ही बदल दिया। कहते हैं चर्बी खाओ, चर्बी वाला गोश्त खाओ। जो कुलचे हैं, जो मैदे की चीजें बनी हुई है ना, वो आपको नुकसान देती हैं। जिस चीज आपने कोलेस्ट्रॉल की बात, चर्बी वाले घी को उसको जो बना के लोग, आपको पता है जब घर में कुर्बानियां होती है, चर्बियां जो होती हैं, हमारी माएँ क्या करती थी, KPK के, मेरी अम्मी तो करती थी, जब वो होता था ना, जब कुर्बानी होती थी तो चर्बी अम्मी अलग रखती थी, तो फिर उसमें से जो है ना वो जो घी निकालती होती थी वो निकाल देती थी अम्मी, उसी में सालन पराठा में लगा के देती थी। बताएं कि और कहती थी बड़ी ताकत है इसमें। उस वक्त शुगर ज्यादा होती थी या अब शुगर ज्यादा है? वो खुराक नहीं रही ना, अब तो जो इस वक्त खुराक चल रही है वो है ही शुगर वाली खुराक है। आप कोलेस्ट्रॉल की बात करी थी, जिस चीज़ से शुगर बढ़ती है उसी चीज़ से ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं, यानी खून में चर्बी बढ़ती है। अच्छा, इसका मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूँ। हमारी बॉडी को शुगर चाहिए थी इतनी सी, बन गई इतनी सी, बाकी किधर जाएगी? बाकी आपका जिगर कहेगा कि इसको मेरे पास ले आओ, ये चूँकि इसको किसी ठिकाने तो लगाना ही है ना, वो जिगर इसको कन्वर्ट कर देता है चर्बी की शेप में। थोड़ी सी चर्बी वो अपने पास ही रख लेगा, थोड़ी सी खून में डाल देगा, बाकी पेट के एरिए में डाल देगा। जो उसने अपने पास रखी उसको कहेंगे फैटी लिवर हो गया। जो उसने खून में डाल दी ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए, बाकी आपकी सेंट्रल ओबेसिटी वगैरह होगी। अच्छा, जब जिस चीज़ से शुगर बढ़ी उसी चीज़ से फैटी लिवर हुआ, मतलब जिगर के ऊपर चर्बी बढ़ी, उसी चीज़ से खून में चर्बी बढ़ी। जो असल चर्बी जो हम खाते हैं, ये ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ को बाईपास करके खून में चली जाएगी, ये पहले हजम होगी, हजम होने के बाद इसकी शुगर बनती है। अब चाहे चर्बी खाएं, अंडे खाएं, गोश्त खाएं, कुछ भी खाएं, सबसे पहले इसका ग्लूकोज बनता है। ठीक है, ग्लूकोज इसका बनेगा ही थोड़ा, जिस चीज़ का ग्लूकोज थोड़ा बनेगा उसकी फिर चर्बी भी थोड़ी बनेगी। एक बंदा दिन में मिसाल के तौर पे एक नान खाता है, ठीक है, नान में जो शुगर होगी तकरीबन 20 चम्मच के करीब शुगर होगी, कहीं नहीं गया, ठीक है, 20 चम्मच तो सीधी सीधी होगी, ऐसे ही है। अच्छा, और शुगर भी ऐसा नहीं होगा कि सस्टेन्ड लेवल होगा, वो एक दफ़ा ऊपर करेगा, शूट करेगा और फिर साथ ही आपको क्रैश कर देगा। जब आप गोश्त खाते हैं, चर्बी खाते हैं, अंडे खाते हैं, ये आपको एक्सटेंडेड रिलीज़ देती है, ये थोड़ी थोड़ी करके आपको शुगर देती रहती है। यानी बड़ा गोश्त अगर आप खाएं तो 4 घंटे तक आपको बड़े आराम से जितनी जितनी आपको ज़रूरत है उतनी आपको रिलीज़ करता जाएगा। ठीक है, ये ऐसी है कि जैसे एक पेपर को आग लगा दें वो फौरी जल जाएगा, तो ये समझ लो कि नान आ गया। मोमबत्ती को आग लगाएं तो वो 6 घंटे जलती रहेगी, तो ये प्रोटीन और चर्बी वाली होगी। हमें वो खुराक चाहिए जो हमें सारा दिन सस्टेन्ड रिलीज दे, हमें एनर्जी दे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी करके। सर यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ जाएगा? यूरिक एसिड सुन, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। यूरिक एसिड ना गोश्त से बढ़ता है ना किसी दालों से बढ़ता है, यूरिक एसिड बढ़ता है फ्रक्टोज से। ये क्या है? ये फ्रक्टोज कहते हैं जो फलों में जो शुगर होती है ना उससे बढ़ता है, जिसको, और ये शुगर इस वक्त तमाम जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं और जितने भी लाल पीले शरबत है सब में फ्रक्टोज होता है, हाई। और नेचुरल फ्रूट्स में? नेचुरल फ्रूट आप खा सकते हैं। देखें, आप एक सेब खाएंगे तो दूसरा सेब खाने की तलब नहीं होती, बट जबकि आप 6 सेब को आप उसको ब्लेंड करें, उसका जूस निकाल के आप एक ही सिटिंग में पी सकते हैं। वो जो 6 सेब का आपने जूस पिया है वो आपको नुकसान दे रहा होगा, सेब आपको नुकसान नहीं दे रहा होगा। सर ये जो बड़ा वायरल चल रहा है, हर जगह लोग कहते हैं कि जी खीरा, चुकंदर और इस तरह की जितनी भी जो सब्जियां हैं उनका रस निकालो तो पी जाओ, ठीक है, उनको ब्लेंड करो तो उनको छानो पी जाओ, ठीक है। अब इनके रस के साथ पानी डाल के ब्लेंड कर लो या फिर डाइल्यूट ना करो, ऐसी डायरेक्ट रस निकाल के पी जाओ। तो ये सब्जियों का जो रस निकाल के पिया जा रहा है बिल्कुल ठीक है, तो वो आपको शुगर तो नहीं देगी? चाहे गाजर, चुकंदर, हाँ, इस तरह की चीज़ें क्योंकि ब्लेंड होती हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं देखें, गाजर, चुकंदर, इनके जूस, इसमें फ्रक्टोज बिल्कुल होता है, शुगर बढ़ती है। इसको भी पी सकते हैं, गाजर, सेब, चुकंदर। नहीं, सेब का जूस नहीं, सेब तो मिक्स करके गाजर, सेब, चुकंदर, उसके बाद एक्सरसाइज कर लें, फिर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर मैं पूरा पीकर जूस पीकर उधर ही बैठ जाऊं, मेरा जिगर 1 दिन बर्दाश्त करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, उसके बाद मुझे फैटी लिवर होना शुरू हो जाएगा। गाजर, चुकंदर, कीनू, देखें, मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, ठीक है, मीठा जूस
आपकी बॉडी के ऊपर मेटाबॉलिक बम की तरह गिरता है, ठीक है। पाकिस्तान में फैटी लिवर और यूरिक एसिड ये एक ना वबा की तरह फैला हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ ये ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बनता। जैसे कोरोना में कोरोना ब्रेकिंग न्यूज़ था कि एक बंदा अगर केस निकल आया तो साथ ही पूरे मीडिया पे खबरें चलनी शुरू हो गई थी, कितना खौफ है रास्ता। आज अगर पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज़ चलनी शुरू हो जाए कि जी आज लाहौर में 500 बंदे को शुगर निकल आई है, सारे अलर्ट हो जाएंगे। जितने भी जूसेस हैं, वेजिटेबल, आप ग्रीन वेजिटेबल को छोड़ दो, जिसमें खीरा है, आप उसमें पालक है, चुकंदर है, ये नहीं, चुकंदर नहीं, चुकंदर आप खा सकते हैं, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो असल में खाना मुश्किल है ना, क्योंकि उसके अंदर फाइबर होता है ना। हाँ, फाइबर होता है। अच्छा, आपने फाइबर निकाल दिया सर, उसका प्योर जूस पिया तो आपने नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जो बीमारी है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, इससे ये बढ़ता है, जूस से बढ़ता है। हमारे यहाँ यूरिक एसिड के बारे में कहते हैं जी बड़ा गोश्त खाने से, बड़ा गोश्त का जो रोल है ना 20% भी नहीं है, दालों का रोल 10% भी नहीं है। असल जो रोल है वो कोल्ड ड्रिंक्स का है। कोल्ड ड्रिंक्स में फ्रक्टोज होता है। ये जो चीनी है, चीनी में 50% फ्रक्टोज होता है, 50% सक्रोज होता है। मगर सर आप ये कह रहे हैं कि ये वाले जो जूसेस, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जो आजकल सोशल मीडिया की रील्स पे ट्रेंडिंग में, तो ये जिन लोगों को शुगर हो गई है वो नहीं पी सकते, जिन लोगों को नहीं है वो भी नहीं पी सकते? जिनको हो गई है ना, वो पहले यही पिया करते थे। अच्छा। हाँ, पहले पिया करते थे ना। मतलब मुझे 2004 में हुई तो मेरा उससे पहले कौन सा लाइफस्टाइल था, मैं आपको बता दूं मेरा लाइफस्टाइल क्या था। हाँ। मैं नाश्ते में मीठी लस्सी, शक्कर वाली, शक्कर वाली आजकल मैं पी रही हूँ, मजेदार बहुत लगती है, बहुत मजेदार होती है, ठीक है, बहुत ही। अच्छा, हलवे के साथ, पूरी के साथ मैंने नाश्ता करना, सूजी का हलवा मैं भी खाती हूँ, सूजी का हलवा, पूरी और साथ में मीठी लस्सी पीने का मेरा ये रूटीन थी। उस वक्त मैं अंडे नहीं खाता था। हाँ। अच्छा, गर्मियाँ आई, मैंने इतना मिल्क शेक पिया। हाँ। और उस साल में प्लानिंग ये कर रहा था कि इस साल ना मैं आम काफ़ी सारे लेकर उसके स्लाइस बना के मैं फ्रीज़र में इसको फ्रीज़ कर लूँगा। गर्मियों में या सर्दियों में मैं मिल्क शेक पिया करूँगा। अच्छा। उसी साल ही मुझे शुगर हुई। अल्लाह बेहतर, उसी साल ही शुगर हुई। सर आपकी किस्मत ही माड़ी थी मुझे लगता है। मैं नाश्ते में वो जो सेवइयाँ होती है, सेवइयाँ के ऊपर मैं शहद डाल के, क्या मुंह में पानी मज़ेदार बहुत लगता था वो, मुझे आज भी दिन याद है। शहद भी करती है, आखिरी सवाल है ये मेरा, शहद भी शुगर पैदा करती है? अगर देखें, शहद में शिफा है, बिल्कुल कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। शहद को पीने के आदाब है, शहद को ना दवाई के तौर पे लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मैं तो चाय में डाल के पीती हूँ, बड़े मजे की चाय बनती है, या तो शक्कर या ये दोनों चाय। एक चम्मच शहद बिल्कुल नुकसान नहीं देगा, कुछ नहीं कहेगा ना, कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। इवन डायबिटिक जो लोग हैं वो भी अगर एक चम्मच आप शहद ले लेंगे, शहद खालिस हो, पहली बात तो उसमें फ्रक्टोज तो होता है, बट खालिस शहद हो वो। सर देसी मक्खन और शहद भी खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। क्या बात है, एक चम्मच आप शहद का बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं खजूर भी खाता हूँ, अभी सारी अफ्तारियों में मैंने खजूर के साथ किया है। मैं सारे फ्रूट खाता हूँ, लेकिन मैं जूस नहीं पीता। समझ गई मैं। जूस आपकी बॉडी का इंसुलिन हाई करती। थैंक यू सो मच, बहुत रहनुमाई करते हैं आप, जब आते हैं हमें कुछ ना कुछ नया बता के जाते हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत और ज़िंदगी दे, ठीक है। आपको मिलता है एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे हमारी खूबसूरती, हमारा जो दिखावा होता है जिसमें हमारे हाथ, हमारी स्किन, हमारा मुंह, सब कुछ शामिल होता है, और बाल, शाल, सब कुछ हमारे बड़े अच्छे चमके हुए प्यारे लगने चाहिए, शाइन वाले लगने चाहिए। अब होता क्या है कि रमज़ान शरीफ में ना हम अपना थोड़ा सा ख्याल रखना शुरू करते हैं, क्योंकि एंड टाइम पे तो आपको पता है बड़ा ज़्यादा सैलून्स में भी धक्के हो रहे होते हैं, लाइनें लगी होती है, रश होता है, ब्लीचिंग हो रही होती है, पॉलिशिंग हो रही होती है, फेशियल हो रहा होता है, ठीक है, मास्क लगाए जा रहे होते हैं, फेशियल्स किस्म के पता नहीं कौन कौन से, हाइड्रा या फिर वो मुझे नहीं पता कौन कौन से ऐसे ब्रांड्स आ गए जिनके जो फेशियल जो है वो किए जा रहे होते हैं स्किन को चमकाने के लिए। मगर कुछ मेरी बहनें ऐसी हैं जो बहुत सस्ती क्रीम्स वगैरह जब यूज़ कर रही होती हैं, तो वो सस्ती क्रीमों से क्या होता है कि चेहरों पे झाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो पूरे रमज़ान लगाती हैं और उसके बाद जो है एकदम से जब फेशियल कराने जाती है उसमें चेहरे पे पॉलिशर या कोई ब्लीच लगा दे तो वो एकदम से ब्लास्ट कर जाता है, चेहरा जो है वो चिकत्ते पड़ जाते हैं चेहरे पे और धब्बे धब्बे नुमाया हो जाते हैं, और वहाँ से झाइयाँ जन्म लेना शुरू कर देती है, और स्किन की भी आपकी जो कंडीशन है वो बहुत बारीक पतली हो जाती है। फिर उसके बाद अब जब ये सिस्टम हमारा, ये जो सिनेरियो, जब ईद भी गुजर गई, सब कुछ गुजर गई, तो अब ये वो मरहला है जहाँ पर हमें वो सब कुछ जो एकदम से चमकाने के लिए मुँह को हम कुछ कर लेते हैं,
तो वो अब तकलीफ़ें हमें देखनी पड़ती हैं। मुंह से निखार ख़त्म हो जाता है, ठीक है, झाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं और चेहरे की चमक, खूबसूरती सब ख़त्म हो जाती है। तो अब इस कंडीशन में हम अपनी चीज़ों को कैसे बेहतर कर सकें और हम मज़ीद ऐसी चीज़ों को किस चीज़ को फ़ॉलो करें कि हमारी स्किन जो है खूबसूरत लगे, हम कहीं पे भी जाएँ अच्छे कपड़े पहने, साफ़ सुथरी स्किन लगे, साफ़ शफाफ स्किन लगे और हम तैयार लगे, ठीक है। तो जी हमारे पास है नईमा जी, जो कि हमें बताती है हमेशा से ज़बरदस्त नुस्खे, रेमेडीज़ जो आपके लिए बड़ी कारआमद होती हैं और बड़ी हर्बल होती हैं, नेचर के करीब लेके जाती हैं ये हमें। और मुझे हमेशा से वो लोग अच्छे लगते हैं जो आपको वापस नेचर के करीब लेकर आते हैं, जिसमें कोई केमिकल्स नहीं होते, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। और हर्बल रेमेडीज़ आप अपने घर पे जब भी इस्तेमाल करेंगे उसके कोई नुकसान नहीं है, 100 बार कर लें, नुकसान कोई नहीं है। बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि स्किन में किस टेक्सचर पे जो है ये रेमेडी सूट करती हैं। इसलिए जब हम प्रोग्राम करते हैं, किसी को बुलाते हैं, तो आप पूरी डिटेल में चीज़ें जाके सुना कीजिए कि जो हम रेमेडी बता रही है किन स्किन टाइप के लोगों के लिए और किस बीमारी के लिए, ठीक है। हमारे पास नईमा जी हैं, कैसी है नईमा जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो छाई नहीं आजकल। जज़ाकल्लाह, आप लोगों की मेहरबानी। बड़ी आवाज़ है आपकी, आपको पता है इतने सच लोग बोलती हूँ मुझसे फिज़ा, हाँ सच बोलती हूँ, जो है वही बताती हूँ, जो करती हूँ वही बताती हूँ। वाकई। और देखिए कौमें तबाह हुई हैं झूठ बोलने से, ये हिस्ट्री है। हाँ जी, ये हिस्ट्री है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए क्योंकि लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरे पास जो था, आप लोगों ने प्लेटफॉर्म दिया, अल्लाह ताला ने बरकत डाली, शुक्र अल्लाह का। जो चीज़ें हैं, जो सच है, वो मैं दुनिया को बता रही हूँ और लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। शायद उनकी दुआओं से अल्लाह ताला मुझे बरकत देता है, बरकत दे रहा है, बरकत मशवरा तो वैसे भी अल्लाह की अमानत है। अच्छा मशवरा दो, देना सही चाहिए, दो, सच्चा दो, आजमूदा दो। आजमूदा। क्योंकि मेरा तो जो है स्लोगन वो बैक टू नेचर है, आखिर नेचर की तरफ आना पड़ेगा। मैं यही बता रही हूँ, आखिर नेचर की तरफ आओगे तो सरवाइव करोगे। वाह, बड़ी अच्छी बात है। मैं ये बता रही हूँ, जिस तरह आपने सारी बातें की हैं, देखिए हाइड्रा आ गया, इसमें कोई भी हम किसी का नाम नहीं ले रहे, मुख्तलिफ चीज़ें आ गई, लेकिन फिर भी जो हाथों से मसाज होता था ना, जो इन फिंगर के साथ जो होता था, जो ब्लड सर्कुलेशन होती थी, जो उससे ग्लो आता था ना, वो इन चीज़ों से नहीं है, वो इन मशीनों से नहीं आता। तो मैं ये आप चमक जाता है उन फेशियल से, चमक जाता है ना स्किन। वो हम गए थे एक सैलून में, वो कहते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हाथ से। जब तक आपकी स्किन की, ये फेस की जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगी तो उस वक्त तक ग्लो आएगा कैसे? मतलब घर में भी थोड़ा सा स्क्रब मुंह पे मल के थोड़ा क्लेंजिंग कर लो तो फेशियल वो भी ऐसा लगता है अपना हो गया, मास्क लगा ले लो। हाँ, मैं बता रही हूँ, स्टीम ले लो। हाँ, स्टीम ले लो, बस सिंपल सा। ये बता रही, पेट्रोलियम जेली से आप कर सकते हैं। एक पेट्रोलियम जेली से आप पूरा फेशियल कर सकते हैं। आप लोग जरा आओ तो वापस आओ, पैसे बचेंगे। अच्छा नईमा जी, मैंने ना घर में रखा हुआ वो स्टीमर नहीं होता, हाँ, स्टीम वाला, मैंने वो घर में रखा हुआ है। बड़ी एक मैं आपको मजे की बात बताती हूँ, मैं अपने घर में रात को कोई सी भी क्रीम लगाऊं, चाहे सस्ती क्रीम लगाऊं, चाहे महंगी क्रीम लगाऊं, या कोई मॉइस्चराइजर या कोई भी ऐसी नाइट क्रीम लगा, उससे पहले मैं अपने चेहरे को थोड़ी देर का स्टीम देती हूँ। जैसी मुंह पे हल्की सी स्टीम आ जाती है, मैं कोई आम क्रीम भी, जो बॉडी लोशन भी होगा, वो मुंह पे लगाती हूँ तो पेनिट्रेट हो जाती है, ठीक है। मैंने अभी तक अपनी स्किन को ये सीरम वेरम का आदि नहीं डाला, मगर मुझे कोई भी क्रीम ना स्टीम लेके, एक नेचुरल ग्लो है ना आपकी स्किन पे। वैसे मुझे ना एक बात याद आ गई, वो मैं शेयर कर देती हूँ क्योंकि आम आवाम का भला है इसमें। वो ये है कि जब हम रोटियां बनाते हैं ना, रोटियां, ठीक है ना, हाँ, वीट के साथ अगर आप देखें, काफ़ी जो महंगे फेशियल हो रहे हैं, मैं देख रही थी, तो वो कहते हैं कि आप ना बार्ले का, वीट का स्टीम लें, उससे स्किन ये होती है, वो होती है। वो बड़ी एक लंबी दुकान चमका रहे थे, लेकिन मैं एक सस्ता सा, इंतहाई सस्ता सा चमका रहे थे। हाँ, मैं बता रही हूँ, सस्ता और इंतहाई सस्ता मैं आप लोगों को टोटका देने लगी हूँ कि जो हर घर में ही होता है, झुग्गी में भी है, महल में भी, चीज़ें वो सेम है। रोटी जब बनाते हैं ना, रोटी का जो रुमाल होता है, जब रोटी बन गई है ना, तो रुमाल में गर्म रहती है ना रोटी, मैं कह रही हूँ कि वो उठा के वो रुमाल एक दफा, जब आप, जिस आप कह रही हो मैं स्टीम लेती हूँ, कभी ना उसके अंदर या तो एक्स्ट्रा कपड़ा रख लो, कोई नैपकिन रख लो, या वही रुमाल एज इट इज उठा के ना आप उसके साथ स्टीम लेके देखो, वो जो वीट का ग्लो, वो जो कह रहे हैं ना कि इसके अंदर वीट डालो, गुलाब की पत्तियां डालो, आप लोग आजमा के देख लेना, स्किन पे एकदम से किस तरह एक शाइन आएगी, ग्लो आएगा। रोटी, वो हॉट पॉट खोले, भाई रोटी का कपड़ा धुलना तो होता है एक बार, जब वो आपने कपड़ा निकाल लिया, मुंह पे स्टीम ले ली और उसके बाद उसको धोने में रख दिया, वाह, आप समझी नहीं बात। नहीं, रोटी के कपड़े आप समझी नहीं बात। रुके, फिर मुझे बताएं, एक तरीके से ब्रेक ले लूं, वापस आके आप तरीके से बता दें, तरीके से बताओ, वो समझ गए होंगे शायद। भाई ये कोई काम की चीज है, इसको तरीके से समझे, आ जाए।
ओ माय गॉड, नईमा जी तो पूरी मुझे हॉटपॉट को लेकर ही आ गई। मैं यही कह रही हूँ ना कि हॉटपॉट में इसीलिए ले आई हूँ ना कि मैं आप लोगों को सस्ते सस्ते जो तो हल बताती हूँ, नेचर की तरफ आ जाओ। चले बताइए, ये किस चीज के लिए बता रही हूँ पूरी डिटेल में? स्किन ग्लो के लिए, सबसे पहले स्किन ग्लो के लिए, जो ओपन पोर्स हो जाते हैं हमारे, जिसको हम स्टीम लेते हैं, जिसकी वजह से एकदम से हमारी स्किन के ऊपर जो निखार आता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज होती है, स्किन चमकती है, स्टीम हम लेते हैं थोड़ा बहुत मसाज करके। आप लोगों ने सिंपल पेट्रोलियम जेली का, जैतून के तेल का, कोकोनट ऑयल का, एज यू विश, जो आपके पास हो, आपने मसाज करना है। मसाज करने के बाद वो जो स्टीम का मैंने स्टार्ट में जिक्र किया, वो आपने ये किस तरीके से लेनी, ये मैं दिखाने लगी। ये आप लोगों को पानी नजर आ रहा है ना? आ गया। ये ठीक है। जब हम इसको खोलेंगे, अगर तो आपका हॉट बहुत गर्म है, आपने इस तरीके से स्टीम लेनी है। अदरवाइज ये रोटियां हैं रुमाल के अंदर, इतनी ये नहीं है कि तवे से आपका मुंह जला दे, डायरेक्ट रोटियां नहीं, रुमाल में लिपटी रोटियां हैं ना। आप लोगों ने इस तरीके से रोटियां समेत ये उठा के रुमाल और फेस के ऊपर ऐसे थोड़ी सी देर के लिए फिर स्टे कर लिया, फिर आप लोगों ने ऐसे रख लिया। आप लोग सिर्फ 3 दफ़ा करके देखिए, सिर्फ 3 मिनट का ये प्रोसेस है और जो इसका ग्लो होगा वो 3 लाख वाला होगा। अल्लाह, आपके किचन से मैंने बताया था ना रमजान ट्रांसमिशन में, जो हुसन है वो किचन में बिखरा पड़ा है। आप लोग फिर रहे हैं सैलून्स पे। ये आपने, ये आप करती थी, ये करती है? ये मैंने आजमाया है, मैंने बहुत आजमाया। हाँ, बड़ा अच्छा ग्लो आता है। और ये कब तक करना है? ये आप जब टाइम मिला जब टाइम मिले, 2-4 दिन में, 3-4 दिन में, हफ्ते में, डेली, इसका कौन सा कोई साइड इफेक्ट? जो बेबी ग्लो आता है वो वाला बेबी ग्लो आएगा, एकदम से स्किन ब्राइट करेगी। आप चाहते हैं ना कि मेकअप के बगैर मेकअप के बगैर अच्छे लगने चाहिए, मेकअप के बगैर अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। मैं बताती, इतना एकदम से इंस्टेंट ग्लो आता है। वैसे भी बताते नहीं है कि इसकी तरह बाहर फट्टा जो होता है ना, कोई भी कपड़ा, नॉर्मल कॉटन का कपड़ा, टॉवल, किसी भी किस्म का, आप लोग जो बालों में हम स्टीम लेते हैं, ठीक है ना, बालों को जब हम एक प्रोसेस करवा रहे थे बालों में स्टीम, आप लोग जब नहा के निकलते हैं, कोई भी, जिस तरह मैं मास्क वगैरह लगाती हूँ, कोई भी अपना, कई दफ़ा मैं शो में भी बता चुकी हूँ, तो आप लोगों ने करना ये है, टॉवल जो होता है ना, बाहर धूप में डाल दें। ठीक है। जब आपके बाल हल्के गीले हों, आप लोगों ने वो टॉवल उठाना है, वो कपड़ा उठाना है, सर पे लपेट लें। अच्छा, उससे क्या होगा? आप लोग देखिएगा बालों के अंदर एकदम से जान आएगी, एकदम से आपके बाल जो जड़ों के अंदर से ना मजबूत हो जाएंगे। फर्क आप खुद देखेंगे ना। वो क्या कहते हैं कि तजर्बा शाहिद है, तजर्बा गवाही देगा कि क्या फ़र्क आया उसके अंदर। मैं ये छोटी छोटी सी टिप, आपकी बात सही है अम्मी। जब हमारी ना आंवला, रीठा, ये सब कुछ ऐसे हमको लगाती थी ना स्कूल के टाइम पे, छोटे छोटे थे, तो अम्मी क्या करती थी, गर्म पानी का जो टब होता है ना, उसमें टॉवल को भिगोती थी, तो निचोड़ के फौरन चीख के बुलाती थी, इधर आओ, और सर पे ना यूं कस के लपेट देती थी और कहती थी रखो। अच्छा, 3-4 मिनट पे वो ठंडा हो जाता था, 4-5-6 मिनट, फिर लेती थी, दोबारा टब में डालती थी, गरम निचोड़ती थी, फिर कहती थी एक और स्टीम ले लो, एक और स्टीम। वो बालों को स्टीम देते हैं ना। अच्छा, ये देखें, अगर गरम टॉवल का, उससे क्या होता है वैसे? इससे क्या बाल एकदम, मुझे तो छोटी थी, समझ ही कोई नहीं आई। मैं बता रही, मैं आपको समझाती हूँ ना इसका। देखिए, मैंने आपको जिस तरह ये करके एक अमल करके दिखाया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इसको आसानी से कर सकें। ये देखिए, स्किन के ऊपर ग्लो आता है ना, इसलिए हमारे बालों को भी प्रॉपर केयर चाहिए होती है। ये बालों की ना हेल्थ को अच्छा करता है। जो जिस तरह लेट से ये बाल है, ठीक है, इसके जो स्प्लिट एंड निकलते हैं, जो बाल आप कहते हैं दो मुंह हो गए हैं, या बालों की स्किन उतर जाती है, पतले पतले बाल होते हैं जगह जगह से। एक तो होता है ना बाल जड़ से टूटना, वो बाल कमजोर हो गया है, उसकी ऑयली जो है वो स्किन हो गई है। अच्छा। ठीक है, एक बाल होता है जो ड्राई हो जाता है, ठीक है, जो वो कहीं से भी टूट जाता है। ऐसे ही है ना। हाँ, जिस तरह अब आपके पास ये ड्राई फॉर्म में रखा है, ये इसको तोड़ेंगे कहीं से भी टूट जाए। बेशक ये आर्टिफिशियल है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। एक लकड़ी होती है सूखी, वो कटक करके टूट जाती है, ठीक है, और दूसरी एक और आप गिल्ली शाख रखें, उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है। ये इलास्टिसिटी बहाल करता है एक्चुअली, जो आपकी अम्मी करती थी ना नहाने के बाद गीले बालों में, वो बालों की इलास्टिसिटी जो है, बालों का जो लस्टर है, वो बहाल करता है। वाह, अच्छा देखें, आज आपने हमें बहुत सारी चीज़ें बतानी है, क्योंकि ईद के बाद के जो मसाइल लोगों की स्किन के ऊपर हो जाते हैं, बहुत बुरे हो जाते हैं। ये देखें, हाँ, ये दो तो आप बड़े अच्छे तरीके से हमें टिप बता गई, मगर अब हमें आपसे नुस्खा चाहिए, खासतौर पे जो झाइयाँ जिन लड़कियों के पड़ चुकी हैं स्किन पे, और जिनके दाग धब्बे अभी बहुत हैं। हम ब्रेक से वापस आते हैं तो हम चलते हैं उधर, और आप अपनी पटोरी खोलें और हमें झाइयाँ और दाग धब्बों के लिए खास सस्ते हल बताऊंगी इंशाल्लाह, देखते रहें। चले जी, ब्रेक के बाद, है ना। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और हम यहाँ किचन में पूछने आए हैं नईमा जी से कोई ऐसा नुस्खा जो कि झाइयों के लिए, दाग धब्बों के लिए हो, और जल्द अज जल्द जो स्किन ख़राब हो चुकी है वो ठीक हो जाए। जी,
अच्छा, आप लोगों ने जो भी प्रोडक्ट यूज़ की होंगी, जो महंगी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके पीछे ना एक लिखी होती है इंग्रेडिएंट उनका, लिक्रिश, लिखी होती है ना, वो बहुत महंगी प्रोडक्ट। लिक्रिश हमारे पाकिस्तान में आम मिल जाती है 5 से 10 रुपए में। ये सिर्फ 5 रुपए में एक ऐसा टोनर तैयार करके दिखाऊंगी जो आप लोगों के फेस की जो झाइयाँ, अगर कंटिन्यू, देखिए शर्त है इस्तेमाल करना, देखना नहीं, ठीक है, देख के बिल्कुल नहीं ठीक होंगी, आप लोगों ने यूज़ करनी है। सिर्फ क्या है कि ये इसकी अगर मैं कॉस्ट निकालूं, अगर इसकी मैं कॉस्ट निकालूं फिजा, तो ये सिर्फ 2 से 2.5 रुपए में बनने है। हाँ, 2 से 2.5 रुपए में। करना क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने ये करना पानी भी आप गर्म कर रही हैं? हाँ, ये पानी भी गर्म करी। ये आप लोगों को ना बोटॉक्स करके दिखाऊंगी स्किन का, वो भी सस्ते से किचन से। अच्छा फिजा, ये देखिए, आप लोगों की मर्जी ये है, मिनरल वाटर, साफ सुथरा पानी डालें, ठीक है, कोई भी साफ सुथरा जो भी आप पानी पीते हैं। अदरवाइज आप इसके अंदर अर्के गुलाब भी डाल सकते हैं। ये आपका टोनर, आपने 24 घंटे इसको रखना है। अच्छा, ठीक हो गया। 24 घंटे के बाद इसका सारा एक्स्ट्रा, किस कैमरे में दिखाना है, इधर नहीं देखना आपने, उधर है प्रोडक्ट, इधर दिखाना। अच्छा, सारा जो एक्सट्रैक्ट है वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों का ये टोनर जब इतना हो जाएगा ये इस्तेमाल, लेट्स से अर्के गुलाब आपने डाला है, कितने दिन तक रखना है हमने? मैं वही बताने लगी, पहले देखिए ना, जब ये इतना इस्तेमाल हो जाएगा, आपने दिन में 2, 4, 5, 10 दफ़ा इस्तेमाल करें। अच्छा, ठीक है, ये आपकी फाइन लाइन भी खत्म होंगी, क्योंकि देखिए वो प्रोडक्ट भी तो हम इस्तेमाल करते हैं ना, लिक्रिश, हम क्यों ना इसी को इस्तेमाल करें, सही है ना, यही चीज़ है। ये टोनर हाँ जी बनेगा, ये 15 से 20 दिन इजीली चलेगा, कुछ खराब नहीं होगा इसका। आप लोगों ने करना, ये जब इतना हो जाए ये, तो इसके अंदर इतना ही अर्के गुलाब या पानी जो आप इस्तेमाल करते हैं आपने और डाल देना है। आप यकीन माने कि आप लोगों के प्रॉब्लम, जो स्किन की जो प्रॉब्लम है, वो आधे से ज़्यादा मैं बता रही हूँ, आधे नहीं, आधे से ज़्यादा हल हो जाएंगे। उसमें ब्राउन स्पॉट है, उसमें झाइयाँ हैं, उसके अंदर जो स्किन ड्राई हो जाती वो है। ये देखिए, ये बड़ा ही एक निकलेगा, ठहरो, ये थोड़ा सा इसके नीचे फंस गया, लेकिन आप लोगों ने परेशान, ये थोड़ा सा इसका पाइप बड़ा है, लेकिन ये बन गया आप लोगों का एक फर्स्ट क्लास किस्म का टोनर जो है। ये देखिए, ये निकल रहा है, ठीक है। ये स्किन के ऊपर आप लोगों ने बस सिंपल फेस वॉश किया, गीले फेस के ऊपर ये शावर कर लिया, थोड़ा सा नीचे वॉशरूम में रख ले बंदा, वॉशरूम में रखो, ड्रेसिंग टेबल पे रखो, गर्मी अब आ गई तो फ्रिज में रखो, ठंडा ठंडा करो ना, ठंडा ठंडा, ऐसी स्किन फ्रेश रहेगी। अब गर्मियों में तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लंबी लाइन है स्किन केयर की, तो ये 15-20 दिन चल जाएगा, ये खराब नहीं होगा, इजीली 20 दिन चलेगा, ठीक है ना, इजीली चलेगा। आप लोग इसका देखिए ना, पानी हमारा हम फ्रेश करते रहेंगे ना, रिफ्रेश होता रहेगा, तो खराब क्यों होगा। लिक्रिश वही रखी हमने, लिक्रिश हमने वही रखी, 20 दिन ये लिक्रिश चलेगी, 2.5 रुपए की लिक्रिश, ठीक हो गया। हाँ जी, अच्छा, अब आप पूछ रही थी ये क्या है, ठीक है, ये मैं स्किन बोटॉक्स जो होते हैं वो बनाने का तरीका बताने लगी हूँ। सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 रुपए की ये अलसी है। आप लोगों ने 1 चम्मच अलसी इसके अंदर इतनी देर बॉईल करनी है, जिनकी स्किन एक्सट्रीम ड्राई है। अच्छा, ठीक है, जिनकी स्किन एक्सट्रीम ड्राई है, हाँ, जो लेट्स से आप कहती हैं कि मेरी स्किन ड्राई है, आपके लिए ये एक, आप कह लेंगे बहुत बड़ा तोहफा है। अच्छा, ना ये खराब होगा, ठीक है। इसकी ना एक बहुत ही अच्छी फाइन सी जेल बनेगी, ठीक है। वो जेल आपने जिस तरीके से आपने ये लगाना है ना, इसी तरीके से आपने, जो ड्राई स्किन वाले हैं, जिनको ये डर है कि हमारे इधर झाइयाँ झुर्रियाँ बन रही हैं, या हमारी स्किन ड्राई होने के बाद पैची हो रही है, हाँ, पैची हो रही है, या हाथ या पाँव कुछ भी, आप लोगों ने इसकी जेल अभी मैं छान के भी दिखाऊंगी। जेल जो है वो बिल्कुल इस तरह हम बनाते हैं ना, जेली बनाते हैं, जेली की तरह की हो जाएगी। तो ये कितनी देर में पका के ये देखो ना, बनना शुरू हो गई, दिखा दो बेशक। अच्छा, ये देखो, ये जेल निकलना शुरू हो गई इसकी, सिर्फ 4 से 5 मिनट में बनने वाला फॉर्मूला है। अच्छा, ठीक है। 10 से 15 दिन चलेगा, दिन में 2 से 4 बार आप लगाएंगे, ठीक है। और आप लोगों की स्किन जो है, ये मैं अपने बहुत सारे जो मेरे क्लाइंट है, जो मेरे चीज़ें, मेरी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, मैं उनको बताती, ये देखिए जेल आना शुरू हो गया ना, बबल्स, ये इसकी जेल निकल गई। अच्छा, आपने ये जेल स्टेन करके रख लेनी है, ठीक हो गया। जेल स्टेन करने के बाद आपने इसको सारा दिन लगाना। हाँ, निकल गई है, निकल गई, सारा दिन लगाना फिजा, हाथ पे पाँव पे, ना ये स्टिकी होगी, और कुछ नहीं डालना, नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ 2 रुपए की अलसी। और ठीक हो गया, आसान नुस्खा था ये, हाँ, ये बहुत ही सस्ता सा है। 1 सेकंड में वो जाली लेके आती हूँ। तो ये जो अभी जेल निकलेगा, फिर इसको हम किसी क्रीम में, वो क्रीम फॉर्म में रखेंगे, या फिर इसको सीरम फॉर्म में? नहीं, ये बिल्कुल जेल बन जाएगी, ये सीरम सुरम नहीं बनेगा। अभी आप दिखाती है तो समझ आएगा मुझे थोड़ा सा। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, बन गया। हाँ, ये बन गया, बस। वाह, इतनी जल्दी? हाँ, बस इतनी जल्दी। अच्छा, ये देखिए, ये आ गई जेल आपके पास, ये जेल बिल्कुल जेली की तरह जम जाएगी, ठीक है ना, सही हो गया ना।
अच्छा अब बच गया है ये हमारे पास, ये ठंडा हो गया बिल्कुल जम जाएगी, जेली नहीं जमती जो बच्चे खाते हैं, सेम उसी तरीके की हो जाएगी, वैसे हो जाएगी वैसी। अच्छा अब ये बच गया आपके पास, इसको आपने ज़ाया नहीं करना, ठीक है। इसमें थोड़ा सा दूध डालना है, इसको ब्लेंड कर लेना है। ये बाउल दिखा दीजिएगा एक बार जरा कैमरे में, ये देखो ये और ये लेस भी दिखा दें इसके साथ, ये ले चम्मच के साथ। अभी थोड़ा सा ठंडा होगा तो और ज्यादा लेस आएगा, ये देखो। और मिनट भी नहीं लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा है, ये देख रहे हैं आप। हाँ। ये जैसे जैसे ठंडी होगी वैसे वैसे ही एलोवेरा जेल टाइप भी वैसा कंडीशन चल एलोवेरा से भी हाँ थोड़ी सी थिक जेल, बिल्कुल जेली होती है जो बच्चे शौक से खाते हैं, मैं ब्रांड का नाम नहीं ले रही। अच्छा वैसी बन जाएगी, ये वैसी ही बन जाएगी, आप समझ गई होंगी, ठीक है ना, आपने भी बचपन में खाई होगी। सही है। अभी ये देखो गाढ़ी होती जा रही है, गाढ़ी होती जा रही है बिल्कुल ना, इस तरह जेली जम जाएगी बिल्कुल। हाँ ये आप लोगों ने करना ये है, अभी तो थोड़ी सी गर्म है ना, फिर भी मैं आप लोगों के लिए कर देती हूँ। ये ऐसे ली, ये देखो ना, अभी भी हमने उठाई है तो ये देखो आ गई है ना लेस। हाँ। ये देख लें, ठीक है, ऐसे यूं की हाथ के ऊपर लगा ली, स्किन के अंदर चली जाएगी, ना इरिटेशन करेगी, ना स्टिकी होगी, ना ये ऑयली होगी, कुछ भी नहीं, आराम से बड़ी प्यारी सी स्मूथ सी जेल स्किन के अंदर जाके अपना काम करेगी। चमक कितनी आ गई, ये चमक आ गई है, देखो ना, मैं ये नेचुरल चीजें ही करती हूँ, नेचुरल चीजें ही करती हूँ, एकदम से हाथ में चमक, शाइन, जैसे शिमर लगा लिया, शिमर। ये देखिए ये बिल्कुल स्किन के अंदर चलेगी, नो स्टिकी, बिल्कुल कुछ भी नहीं। और ये किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं, कितने टाइम तक रह सकती है? फ्रिज में रख के देखिए 15 दिन चल जाती है। तो कौन सा हमें टाइम लगा बनाने का, 2 मिनट लगे, 2 मिनट तो अपने लिए निकाल सकते हैं। अरे वाह, है कि नहीं, ऐसे ही है ना। तो रिंकल्स जिनको है उनके लिए भी बड़ी कारआमद है ना। देखिए एज वाले लोगों की जिनकी स्किन ड्राई है ना, रिंकल ज्यादा उन्हीं को आते हैं। अच्छा। और ड्राई स्किन को ये हाइड्रेट करती है, ठीक हो गया। अच्छा, हाइड्रेट करेगी ये आपकी स्किन को, देखो पता लग रहा, हाथ पे हाथ लगा के देखो, नरम, बिल्कुल नरम, कोई नहीं कोई सूख भी गई बिल्कुल, कोई इसी तरह सूख जाएगी। अच्छा ये अब बन गई है सही, थोड़ा सा देखिए, आप दिखाएं इसको, ये दिखाएं, अब दिखाएं, आप दिखाओ भाई इसको। अच्छा जी ये देखो अब उठ भी नहीं रही है, ये देखें। हाँ। अब थोड़ी देर में ये ऐसी हो जाएगी, मैं इसमें हाथ डाल, ये देखो ना, ये कुदरत ने हमारे लिए वो अनमोल खजाने रखे जिनसे दूर हो गए हैं। मैं फिर यही बात कहूंगी, बैक टू नेचर, आ जाओ नेचर की तरफ। ये देखो फिजा, अब जितनी जितनी ठंडी होगी उतनी उतनी ये बिल्कुल आराम से जम जाएगी, और आपका ये 2 रुपए में ना लाख रुपए वाला मसला हल कर देगी। वाह वाह वाह, अच्छा जी, तो मजे की चीज़ है भाई। और तीसरा मुझे देखिए कोई ऐसी भी चीज़ बताइए जैसे एजिंग जिन लोगों को मसला है, ठीक है, और ये भी देख लो इसका कलर आना स्टार्ट हो गया। अब किसी को रिंकल्स भी हैं, फेस टाइट करना है, फेस लिफ्ट करना है, उसके लिए क्या चीज़ हो? सीरम, मैं उसके लिए सीरम बताऊंगी। अच्छा जी, ये मैं अपनी ये हिबिस्कस फ्लावर, आपको याद है मैंने आपके शो में एक सीरम बनाया था हिबिस्कस का, जिसने आपने कहा था कुदरती आर्टिफिशियल कलर है, ठीक है ना। हाँ। आज ये हम बनाएंगे इसके अंदर एंटी एजिंग, हाँ ये लौंग है, 10 से 12 लौंग है इसके अंदर, ठीक है, और हमने ये डालने ड्राई फॉर्म में, ठीक है। हमने ये जो फ्रेश है ना वो नहीं डाले इसमें, क्योंकि फ्रेश जो है वो स्मेल कर देगा। अच्छा, हाँ जी, फ्रेश जो है वो स्मेल कर देगा। ये हमने 4 से 5 इसके अंदर हिबिस्कस फ्लावर डाल दिए हैं, ठीक हो गया। ये हम डालेंगे अब इसके अंदर उन्नाब, कितने, जोजोबा जिसको बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा यूं करके हमने 3 उन्नाब डाल देने हैं, 4 हिबिस्कस के फ्लावर हैं, 8 से 10 से 12 लौंग हैं, ठीक है, ये चीज़ें चली गई हैं। अब ये है मुलट्ठी, ये वाली जो मुलट्ठी थी ना, ये मैंने कूट ली है। अच्छा, पीसनी नहीं है, पाउडर नहीं, कूट ली है। ये कुटी हुई मुलट्ठी ये गई इसके अंदर, ओके, ठीक है। और उसके बाद जो भी आप लोगों को ऑयल सूट करता है, कोकोनट का या किसी चीज़ का, कोकोनट का, मेरे पास कद्दू का है। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा होता है? ये तो स्किन को हाइड्रेट भी करता है और एंटी एजिंग को खत्म करता है। कद्दू के तेल, हाँ, 19-20 के फर्क से सारे बहन भाई यही है, ठीक है। हाँ, मैं ऐसे ही अलग अलग अफादियत बताऊं, कोई भी आप लोगों के पास तेल हो वही यूज करना जो स्किन पे आप लोगों को सूट करता है। हाँ, अपनी अपनी स्किन टाइप पे। ये ले, थोड़ा सा इसमें आप लोगों ने विटामिन ई ऑयल डाल लेना है, ये ले। अब आप लोगों ने करना क्या है, ये देखें, ये बन गया सीरम आप लोगों का, ये देख लें। वाह, और ये कब तक ये, अच्छा, इसका भी, अब इसका जो खास, जिस तरह ये मैंने बताया ना, क्या कह रहे हैं ये पता नहीं, ये देख ले इस तरह। अच्छा, आप इसको फ्रेम कर ले। विटामिन ई ऑयल भी इसमें आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज
ये जो जोजोबा है, जो लिकरिश है, ये एंटी एजिंग का ही काम करेगी। जो इसके अंदर हमने डाला बिस्कस, वो भी एंटी एजिंग का काम करेगा, कद्दू भी करेगा। ठीक है। वैसे आप लोग जितना मर्जी बढ़ाते जाएं, वो आप लोगों की मर्जी, सस्ता सस्ता काम करें, दोबारा कर लें, फिर कर लें। ये सीरम जो है इसको लगाने का भी एक तरीका, ब्रेक के बाद हम आपको बताते हैं। ये बाकी रेसिपी आप नोट कर लें, बनाने का टोटल यही तरीका। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म का वो जो फेस को टाइट करने के लिए और रिंकल फ्री करने के लिए स्किन को एक सीरम बनाया गया है। तो वो सीरम किस तरीके से लगाना है, इसके बारे में जो प्लीज़ बता दें हमें सारा। अच्छा, इसकी पहले मैं ये बताऊँ आपने इस्तेमाल कब करना। जैसा मैंने इसका बताया ना टोनर का कि 24 घंटे रख के फिर आप इसका यूज़ स्टार्ट कर लें, ठीक है, क्योंकि इसका सारा एक्सट्रैक्ट आ जाएगा। दूसरा आप लोगों ने करना ये है कि ये जो है सीरम, ये 3 से 4 दिन आप लोगों ने इसको बंद करके रख देना है, ठीक है। कहाँ इसका कैप, ये लगा लिया है ना, देख लिया है ना आप लोगों ने। ओके, ये देखें, ये आप लोगों ने इसका कैप जो है वो कवर कर देना है ऐसे, और इसको कहीं भी रख दें, धूप में रखें, आप किचन में रखें, इसका कोई फ्रिज में रखें। नहीं, फ्रिज में तो नहीं रखना। फ्रिज में तो एक्सट्रैक्ट नहीं ना निकलेगा। अच्छा, फ्रिज में नहीं, नॉर्मल प्लेस पे रखें आप इसको। धूप में भी, आप तो गर्मियां आ गई हैं तो धूप की जरूरत नहीं है, किचन में भी रखेंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, फ्रिज में नहीं रखना। फ्रिज में ये सिर्फ ये रखना लिक्रिश वाला ये टोनर, जो स्प्रे वगैरह। हाँ, स्प्रे वगैरह, वो जो चीजें घुसने का डर है, खराब होने का डर है, अच्छा, ठीक है, ये नहीं रखना आप लोगों ने। अच्छा, 4 दिन के बाद इसका इस्तेमाल स्टार्ट कर दें, मसाज करें। जब फेस वॉश करें आप लोगों ने इसका सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप फेस पे करके इसको अच्छे तरीके से पानी के साथ ही मसाज करें। लेकिन फिर मैं आप लोगों को एक और रेमेडी साथ साथ में दे दूँ। आप लोगों ने पहले ये करना है फेस वॉश करने के बाद, ओके, पहले ये करना है फेस वॉश करने के बाद। ये का नाम बताते जाएं ताकि वो टोनर, ये जो आपने बताया लिक्रिश वाला, लिक्रिश वाला टोनर, ठीक है। लिक्रिश टोनर आप लोगों ने फेस वॉश करने के बाद लिक्रिश टोनर पहले फेस पे अप्लाई करना है, ठीक है। जिस तरह मैं अमूमन बताती होती हूँ कि गीले फेस के ऊपर हमेशा आप कोई भी मॉइस्चराइजर जो हो ना, गीले फेस के ऊपर लगाया करें और उसके साथ पानी के साथ जज़ब किया करें। तो अगर आप इसके साथ पहले स्प्रे करके टोनर की आपने स्प्रे करना है, फिर 2-3 ड्रॉप ये लगा के आपने मसाज कर लेना। अच्छा। आपका एक टाइम का कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद सारा दिन ये दोनों का कॉम्बिनेशन आप लगाते रहे। मैं कहती हूँ कि स्किन जवान रहेगी, आप खूबसूरत रहेंगे। अच्छा। और आप बहुत ही हसीन लगेंगे। और जो ईद के फौरन बाद आप लोगों ने छोड़ दी है ना केयर, और आप लोगों की स्किन जो है वो ख़राब हो गई है, तो इंशाल्लाह आप लोगों की स्किन खराब नहीं होगी और आप बहुत अच्छे लगेंगे। ये देख लें भाई, अब जेल दोबारा दिखा दें, थोड़ी सी हो गई, गाढ़ा भी हो गया। हाँ, अब सही हो गया, अब सही हो गया, ठीक है, अब समझ आ गया। और ये वाला जो टोनर है, ये आपके दाग धब्बे और दानों के निशान, झाइयाँ भी आपने कहा, ठीक है ना, तीनों चीजें, ब्राउन स्पॉट, ये सब चीजों को कंट्रोल करेगा। ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रेमेडी पसंद आई होगी। मुझे तो आई है, तो फिर लोगों को भी आई होगी, काम की चीजें थी। नहीं, लोग ही बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी बहुत अच्छी, जैसे आप अच्छे लोग। देखिए, अब मैंने ये एक बात सोची है कि जितने भी लोग हैं ना, अब सारे, मुझे लगता है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी जाहिल नहीं है, AI का दौर है, आपको तो पता है, चैट GPT, हर चीज़ में यूँ ऐसे करके चीज़ निकाल लेते हैं। ये सारी वो चीज़ें जिनकी इफादियत का अगर ये गूगल करते हैं तो फिर इनको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा इसके अंदर इफेक्टिव चीज़ें जो कि आपकी स्किन के लिए कारआमद है, आपको कभी भी नुकसानदेह नहीं कर सकती। इनमें से कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी स्किन को डैमेज करेगी, बल्कि उसकी बेहतरी के लिए काम करेगी, उसके लिए वर्क करेगी। और मेरे ये है ना आदत, क्योंकि मेरे अंदर रेमेडीज बहुत ज़्यादा है ना, मैं एक रेमेडी जहाँ देने जाती हूँ वहाँ ऑटोमेटिक 4 से 5 निकल आती हैं। वो कहते हैं मेरे अंदर अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, कहती मेरे अंदर रेमेडीज बहुत ज़्यादा हैं। वो ना रेमेडीज बहुत ज़्यादा बम्बार है। एक देती, देखा नहीं आपके शो पे बैठे बैठे 3 से 4 कर देती है। वाह। अच्छा, अब और 2 चीज़ें और जल्दी बता दीजिए। एक तो एंटी एजिंग फल कोई बता दें जो ज़रूरी मुझे लगता है लोगों को अभी खाना चाहिए, कौन सा? और एंटी एजिंग कोई सब्जी बता दें जो ज़रूरी लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए। देखिए, सब्जी में तो सबसे पसंदीदा सब्जी गर्मी है चाहे सर्दी है, एंटी एजिंग जिसमें, वो है कद्दू। वाह। अभी आप लोग मॉर्निंग विद फिजा देखते रहें, इंशाल्लाह 2 से 4 हफ्तों के दरमियान एक फल आ जाएगा और कद्दू के साथ उसका ऐसा कम्बिनेशन बताऊंगी कि आप लोगों को एंटी एजिंग सीरम क्रीमें भी भूल जाएंगे और वाइट भी ऐसे हो जाएंगे चांद जैसे इंशाल्लाह। और दूसरा, फल की आपने बात की है, फल जो आ रहा है अभी गर्मियों में, फलों का बादशाह तो आम है, ठीक है, फलों का बादशाह तो आम, लेकिन वो हम नहीं खा सकते। हम जो खाएंगे, हम सिर्फ अपनी बात करिए, वो मुझे नहीं शामिल किया, मैं तो खाऊंगी भाई। हम, आप खा सकती हैं, डायबिटिक पेशेंट हम ये अपने आप को कह रही हैं अकेले को। हाँ जी, नहीं, मेरे जैसे बहुत है, पाकिस्तान नंबर 1 पे है, डायबिटिक पेशेंट है। हाँ जी, कहती है मेरे जैसे बहुत है डायबिटिक पेशेंट है, जो उनके लिए एंटी एजिंग। देखिए, हमने भी तो जवान रहना है ना, ठीक है, तो आप लोग ये केयर करें, साथ साथ
सब्जियों में कद्दू खाएं कसरत से, ठीक है। एंटी एजिंग, हाँ एंटी एजिंग। और फल में आप लोग आम खाएं, और हम लोग जो है वो थोड़ा सा थोड़े थोड़े फ्रूट खा सकते हैं, हम लोग पूरा फ्रूट कोई भी नहीं खा सकते। भाई आप एक काम करिए, आम का छिलका लगा के खुश हो जाए, हम तो खा लेंगे। आप खाएं हम लगाएंगे आप खाएं हम लगाएंगे। We'll take a break। बड़ी ज़बरदस्त रेमेडीज है, ट्राई देम आउट, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, हम बात करेंगे ख़वातीन के हवाले से, मगर वो ख़वातीन जो छोटे शहरों में रहती हैं। देखिए, जो गांव में रहती हैं, दूर दराज रूरल एरियाज़ में रहती हैं, अब इंटरनेट का तो तकरीबन दौर आ गया है, गांव तक भी इंटरनेट पहुंच गया है, मगर हमारे यहाँ मोस्टली ये होता है कि जो हमारे घर के इन्वायरमेंट होता है ना, वो बड़ा कंजेस्टेड सा होता है। उसमें हम ख़वातीन को बाहर जाने की इतनी कोई इजाज़त नहीं देते, इतना फ्रीडम नहीं देते कि तुम बाहर चले जाओ, बिज़नेस कर लो, काम कर लो, ठीक है। अब ख़वातीन जो घर में बैठी हैं और उनके पास कोई ऐसा स्किल्स है तो वो भी ज़ाया हो रही है, कोई इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, वो भी उनकी सारी जो जहानत है वो काम पे नहीं आ रही। तो अब हमने जो ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पे इन एरियाज़ की, रूरल एरियाज़ की और गाँव ग्राम में जो रहती हैं बेचारी, तो उस तरीके से उनको किस तरीके से एम्पावरमेंट मिल सकती है, कैसे एम्पावर कर सकते हैं, उनको कैसे रास्ता बता सकते हैं, कैसे आइडियाज़ दे सकते हैं, कैसे वो अपने बिज़नेस को बड़ा कर सकती हैं या किसी काम में आगे बढ़ सकती हैं। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें, जैसे कुछ ई कॉमर्स हो गया, कोई घर में ऐसे कोई स्किल्स है जो कि आप बना लें, कोई हुनर है आपके हाथ में, कोई चीज़ क्राफ्टिंग में कर लें, पेंटिंग में कर लें, किसी चीज़ की मेकिंग में कर लें, वो उसको किस तरीके से फिर सेल कर सकती हैं अपने ज़रिए से, उन गाँव में बैठ के, उन रूरल एरियाज़ में रहकर अपने बिज़नेस को किस तरीके से आगे लेकर आ सकती हैं। तो इस पर आज हम बात करेंगे और ये आइडियाज़ आपके साथ जनरेट करेंगे। कायनात रज़ा हमारे साथ मौजूद है, जो कि बिज़नेस वुमेन है, ई कॉमर्स के हिसाब से भी हम इनसे सवाल करेंगे, इकोनॉमिस्ट बंदी हैं, तो ये हमें सही तरीके से जो है गाइड कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फ़िज़ा, कैसी है तबीयत? ठीक है, मैं ठीक हूँ। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आपका कि आपने वुमेन एम्पावरमेंट को चूज़ किया है और इसके लिए मुझे यहाँ पे बुलाया है। नहीं, आप इकोनॉमिस्ट हैं, आप अच्छी तरीके से हमें बता भी सकेंगी, बिजनेस वुमेन भी हैं आप। और आज की औरत जिसको बाहर नहीं निकलने दिया जाता, या फिर उसको बोला जाता है कि तुम्हारे अंदर जो स्किल्स हैं तो वो बस ज़ाया ही हो जाएंगे, तुम्हें कोई इजाज़त ही नहीं, हम तो तुम्हें नहीं इजाज़त देते कि अपने बिज़नेस को बढ़ाओ या कोई काम करो। अब वो औरत जो बहुत ज़हीन है और समझदार है और बहुत कुछ कर सकती है, तो उसकी तो बाउंड्रीज़ बिल्कुल बाउंड है। तो हम उस घर बैठी औरत को किस तरीके से उसके लिए रास्ता खोल सकते हैं कि वो अपने बिज़नेस को आगे लेके जाए? ओवर टू यू। या लेट मी टेल पीपल जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैंने काम किया है साउथ पंजाब में। साउथ पंजाब जो कि पंजाब, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, वी आर मोर इक्विप्ड इन मॉडर्न सिटीज़, यू नो। साउथ पंजाब में रूरल एरियाज़ के अंदर जो ख़वातीन हैं उनके लिए जो काम किया, सिलाई सेंटर उनके लिए बनाए हैं मैंने, और उनके लिए क्रिकेट जैसे कि बच्चियों में टैलेंट होता है वो करना चाहती हैं, और स्पोर्ट्स जो है वो सिर्फ मर्दों तक महदूद कर दी गई है, तो उनके लिए क्रिकेट इंट्रोड्यूस कराई है, वो क्रिकेट खेलती हैं। और साउथ पंजाब में यूएस जनरल काउंसिल के साथ एक क्रिकेट टीम का जो बनाई और उनके मैचेस कराए लाहौर के अंदर। सो वुमेन हु वांट टू डू बिजनेस, उनके लिए ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म्स के लिए जो है, देयर वर सर्टन, आई डोंट वांट टू नेम द प्लेटफॉर्म्स, लाइक देर आर सर्टन प्लेटफॉर्म्स जिनकी ट्रेनिंग कराई गई, मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग कराई और लोगों ने वहाँ से बिज़नेस जनरेट किया। वहाँ पे ज़्यादा काम मुकेश का है, ज़्यादा ख़वातीन जो स्किल्ड हैं वो काम करती हैं कढ़ाई का, कपड़ों का, सीने का, बिकॉज़ इतनी ज़्यादा एक्सेस नहीं है एजुकेशन पे। सो ज़्यादा ज़ोर मैंने इस काम पे दिया। और हम इस तरह का काम करते हैं कि उनसे ऑर्डर्स लेते हैं बाहर से। देयर इज़ एन NGO जिनके साथ मैंने कोऑर्डिनेट किया, साश के नाम से, उनसे ऑर्डर लेते हैं पहले एडवांस, क्योंकि उन बेचारों के पास पैसे भी नहीं होते कि वो सामान खरीद सकें, धागे, सुइयाँ, वो वी गिव देम द एडवांस, वो उसको तैयार करते हैं और फिर वो तैयार करके उसको हम जो मिडिल मैन है वो माइनस करके डायरेक्ट बेचते हैं। तो जहाँ उनको 5,000 10,000 मिलते हैं, उन्हें 25,000 जो रुपए हैं वो डायरेक्टली उनको ही मिलते हैं, मटेरियल वो उन्हीं के पैसों से खरीदते हैं। तो देयर सर्टन एक्टिविटीज़ जैसे कि और भी उनको एम्पावर करने के लिए ख़वातीन को उन्हीं के रेडियस में, क्योंकि गांव में ये होता है आप ओपनली नहीं फिर सकते, ओपनली नहीं जाते जगहों पे, तो उन्हीं के रेडियस में यानी 200 मीटर्स के एक ही मोहल्ले में एक सिलाई सेंटर खोला, फिर उसी मोहल्ले के किसी बड़े के दूसरी जगह खोला जिसमें लोग ट्रस्ट करते हैं।
सो दीज आर द काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। अच्छा, मॉडर्न तरीके जो है ना उसमें किस तरीके से लेके आए, जैसे ई कॉमर्स क्या हम उनको सिखा सकते हैं, या फिर कोई ऑनलाइन ऐसी स्किल्स जो है वो उनको अगर सिखाई जाए तो वो अपने घर में अपने सामान जो अगर वो को बनाती हैं तो उसको बेच सके, क्योंकि देखिए ना मॉडर्न दौर में हमने उनको उस तरीके की टेक्नोलॉजी और उसको इस्तेमाल करना भी थोड़ा सिखाना है और बताना है कि किस तरीके से फैसिलिटेट हो सकता है। देखिए, मैं पहले तो अपनी ख़वातीन को ये पैगाम देना चाहूँगी और अपने माँ बाप को भी कि विमेन, औरतें जो हैं उनको इतना एजुकेट ज़रूर करें कि वो कोर्सेज़ कर सकें। जिन ख़वातीन की हम बात करें वो बेचारी बिल्कुल उनके पास एजुकेशन नहीं है, वो मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं जानते। मगर आप अपने माँ बाप को क्यों ये मैसेज दे रही हैं? मैं सब माँ बाप को ये मैसेज दे रही हूँ। अपने माँ बाप से मतलब है मुल्क के माँ बाप, ठीक है, मतलब पाकिस्तानी, मतलब बाकियों के माँ बाप, लाइक ऑल ऑफ अस। आई थॉट कि आप अपनी मम्मी पापा को। आई विल इंक्लूड माई सेल्फ ऑल्सो विद द सेम गर्ल्स बिकॉज आई एम अ वुमेन। तो हम सब जितने ख़वातीन हैं उनके पेरेंट्स को पैगाम दूंगी, हम अपने बच्चियों को तालीम ज़रूर दें। सोना भले ही ना दे सकें दहेज में 30 तोले, लेकिन उन पैसों की तालीम दे दें ताकि वो इतना, अगर मैट्रिक किया होगा बच्ची ने तो वो ऑनलाइन गूगल सर्टिफिकेशन कर सकेगी। हम गूगल सर्टिफिकेशंस कराते हैं, जो आप सवाल पूछ रही हैं। गूगल सर्टिफिकेशन के लिए भी यू नीड टू नो इंग्लिश, कुछ तो आप टाइप कर सकें, लिख सकें। सो जो बैरियर्स हैं वो लोकल रूरल औरतों के लिए बहुत ज़्यादा हैं बनिस्बत हमारे पंजाब में, जिसके अंदर लाहौर आता है, शुद्रा आता है, गुजरावाला आता है। यहाँ पे डिफरेंट सिस्टम है, यहाँ पे पेरेंट्स का पेरेंटिंग डिफरेंट है। सदर्न पंजाब में बहुत बैकवर्ड पेरेंटिंग है और दे डू नॉट अलाउ देयर गर्ल्स टू टेक डिसीजन मेकिंग में उनका रोल नहीं है, मदर्स का रोल नहीं है। तो जहाँ पे इतनी बैकवर्ड ट्रेनिंग हो और खुदा ना वास्ता अगर किसी की डिवोर्स हो गई है तो वो घर में ही बैठा रहेगा, वो बाहर नहीं जा सकता, वो सोशल टेबू का शिकार हो जाएगा। मैंने कभी भी, आई हैव वर्कड अ लॉट इन दिस एरेना। बेसिकली मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा चाइल्ड अब्यूज़ और रेप केसेस पे काम किया है और वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया है। जैसे ख्वाजा सराओं के लिए एक इनिशिएटिव था हमारी गवर्नमेंट का, उनके लिए पनाह गाहें बनाई ख्वाजा सराओं के लिए। आई डिड दैट, मैंने अपने हल्के में वो बनाई। और उसके अलावा जो ख़वातीन के लिए जो पुलिस स्टेशन विमेन ऐप है वो लॉन्च की, वहाँ पे उनको उर्दू में सिखाया, हॉल में बुला के कैसे फ़ोन करना है, कैसे कंप्लेन लॉन्च करनी है, कैसे बताना है कि क्या जुल्म हो गया है। सो दीज आर द काइंड ऑफ वर्क्स आई हैव डन। लेकिन मुझे अभी भी ये लगता है कि शऊर की कमी के साथ साथ पेरेंटल सपोर्ट नहीं है। माँ बाप को, बहन भाइयों को जब हम बताते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है तो दे कम अप विद के ऐसे ही होता है। माँ बताती है मैंने भी ऐसी शादी चलाई है। तो दैट इज़ अ जनरेशनल और अ सोसाइटल प्रॉब्लम। हमें कल्चर और रिलीजन को अलग करना है। तो अब ये कायनात कैसे, इसको टैकल कैसे करना, हम इसका कैसे सलूशन किस तरीके से हम कर सकते हैं पेरेंट्स को, पेरेंटिंग को, एंड ऑन टॉप ये जो लड़कियां बेचारी जो कुछ कर नहीं पाती हैं, देन दे हैव द स्किल्स एज वेल बट दे कैन नॉट जस्ट डू एनीथिंग बिकॉज़ ऑफ दिस। अवेयरनेस, फर्स्ट थिंग इज़ अवेयरनेस। सेकंड थिंग इज़ कि सिर्फ टीवी पे बात करने से, यहाँ बैठ के वी शुड डू ग्राउंड वर्क। जितनी भी हमारी ख़वातीन माशाल्लाह इस वक्त जो हुकूमत है उसमें बहुत सारी नामवर ख़वातीन पुलिस में एक्टिव हैं, इस वक्त डिप्टी कमिश्नर्स हैं और इस वक्त बड़े बड़े अहदों पे भी ख़वातीन फाइज हैं, इवन आवर CM। इसको ये एक पॉजिटिव इनिशिएटिव लेना चाहिए बजाय कि इसको हम नेगेटिविटी में लेके जा रहे हैं। ख़वातीन का जो एक आगे आने का ज़रिया है, दे आर लीडिंग आवर वे। तो बाकी बच्चियों को भी ये चाहिए कि वो एडमिशन्स लें। इट डजेंट मैटर, एज इज़ जस्ट अ नंबर। अगर कोई मुश्किल में है तो वो काम करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है कि अपना काम करने से या अपने लिए कमाने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। सफ़ेद पोश लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, जो इकॉनमी के हालात है इस वक्त, जब तक मियाँ और बीवी मिल के नहीं कमाएंगे वो अपनी फैमिली को नहीं सपोर्ट कर सकते। एक अच्छा तरीके से बच्चा जो है परवान नहीं चढ़ा सकते, उसकी ख्वाहिशें, उसकी तालीम और सारी चीज़ें पूरी नहीं कर सकेंगे। मुश्किल हो जाता है एक बंदे पे बर्डन करना। तो अगर औरत घर बैठ के भी काम करना चाह रही है, मेरी कोशिश ये है कि वो घर बैठ के भी एटलीस्ट, चलो आपने उसको कहा है कि नहीं मैं नहीं चाहता बाहर काम करो, मैं नहीं चाहता तुम मर्दों में जाओ, मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई गैर मर्द देखे, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा पर्दा हटे, ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें बाउंड्री के साथ औरत घर बैठ के भी कमा सकती है। तो ये जो घर बैठी औरत है इसी को एजुकेट करने के लिए आप वही करें ना, जैसे ई-कॉमर्स का ही प्लेटफॉर्म है। यू कैन जस्ट गो टू इंस्टाग्राम, यू कैन गो टू टीमो, यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ, आप अपने आप को रजिस्टर करें। मगर टीमो वगैरह से पहले कोई ऐसी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है अगर तो वो भी बता दें। यही वही बार बार मैं एम्फसाइज कर रही हूं ना कि आप थोड़ा सा स्पीकिंग पावर्स, स्पीकिंग नहीं,
रीडिंग आप रीडिंग, आपको इंग्लिश पढ़नी आती हो, यू शुड नो कि व्हाट डज इट मीन। चलिए अगर नहीं भी आती, ट्रांसलेट करके पढ़ना आता हो, ठीक है, एटलीस्ट यू शुड नो हाउ टू यूज गूगल ट्रांसलेट, टू यूज द ऐप, राइट, हाउ टू रजिस्टर विद द ऐप। फिर उसके बाद आप इस तरह कर सकते हैं किसी लोकल मार्केट से, अगर आपको कोई लोकल चीज़ें समझ में आती हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, एलिफेंट्स हैं, हैंड पेंटिंग्स हैं, फूल बनाने की चीज़ें हैं, कैंडल्स हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, यू जस्ट मेक अ पेज और उसके ऊपर आप अपनी एक शॉप बनाएं ऑनलाइन एंड जस्ट गो फॉर इट। और अल्लाह ताला रिज़्क देने वाला है, किसको कहाँ से देता है किसी को नहीं पता। तो अल्लाह ताला ज़रूर देता है। You're so right, एक ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं, कायनात से पूछते हैं मज़ीद कुछ आइडियाज़ और कुछ ट्रिक्स, और ये जो आपको पेज के बारे में बता रही है कि किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को आप अगर फेसबुक पे पेज बनाते हैं या फिर किसी भी ऐप पे, टिकटॉक पे किसी चीज़ की पब्लिसिटी के लिए या इंस्टा पे, तो हाउ कैन यू यूटिलाइज एवरी दिस काइंड ऑफ मार्केटिंग एंड देन यू नो द पेजेस एंड ऑल। टेक अ ब्रेक। मॉर्निंग विद फ़िज़ा, कायनात मेरे साथ मौजूद है। मैं आपको बताऊं, कायनात जो है ना पॉलिटिशियन है, और बच्चों के लिए और चाइल्ड अब्यूज़ हो गए और औरतों के रेप केसेस हो गए या उनके ऊपर जुल्म हो गया, जो मजलूम औरतें बेचारी उनके लिए काम करती हैं और बहुत से ऐसे केसेस को डील कर रही हैं, देख रही हैं, उन ग्राउंड उधर जाकर उनको उनकी सिचुएशंस को देखती हैं एंड शी हेल्प देम आउट। या बट एक मुझे सवाल ये करना है कि जिससे अब आप इन चीज़ों को, सिचुएशंस को भी देखती हैं, राइट, अब वहाँ की जो रूरल एरियाज़ की जो बच्ची है बेचारी, उसकी अगर किसी ऐसे बंदे से शादी करा दी है जो उसके ऊपर तशद्दुद कर रहा है, वहाँ पे पेरेंट तो कहता है भाई शादी कर दी हमने, बाप भुगतो, वापस कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। फिर अगर कोई ऐसे रेप केसेस या कोई ऐसे ज़्यादती किसी औरत के साथ हो जाती है तो वहाँ पर उस औरत को कह दिया जाता है चुप हो, आवाज़ नहीं उठानी है, बरादरी में क्या बात हो जाएगी, नाक कट जाएगी, किसको सुनाओगी। तो ये वाले तो क्योंकि आवाज़ दबा दी जाती है। वही बात आपकी, गुड टच बैड टच तो बताते हैं मगर प्रैक्टिकली ये नहीं बताया जाता कि भाई अगर कोई बैड टच है तो फिर आवाज़ तो उठाओ, गुड टच है तो भाई क्यों है गुड टच ज़बरदस्ती, नो गुड टच, वी डोंट वांट एनी बैड टच एनीथिंग, बट ये आवाज़ नहीं उठाई जाती। तो भाई जब यहाँ पे आवाज़ उठाने वाले लोग नहीं है तो फिर बच्ची को सपोर्ट करने वाले कैसे लोग मिलेंगे। अपने ज़ाती तजर्बात से बताऊँ तो मैं अपने ख़ानदान की पहली खातून हूँ जो कि घर से बाहर गई, और इस पे भी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस हुई। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से MSc की हुई है, मैं कैनेड कॉलेज की ग्रेजुएट हूँ, और मुझे ये कहा गया, मैंने ट्राई की बीइंग एट माय पोजीशन कि मैं कोई यूनिवर्सिटी में काम कर लूँ या जॉब कर लूँ। दे सेड नो यू कांट, इवन आई वाज नॉट अलाउड टू डू दिस। व्हाई? दिस इज़ आवर सोसाइटी, यू शुड फेस द रियलिटी। तो मैंने अपने वाले साहब से जब कहा तो उन्होंने कहा कि शादी हो गई है, बिहेव योरसेल्फ, जो वो कह रहे हैं वही करो एंड डोंट गो, यू नो, तुम्हारे सब कुछ है, तुम्हें ज़रूरत क्या है, सवाल ये होती है ज़रूरत क्या है, ज़रूरत ये है सेल्फ सेटिस्फैक्शन। इतना पढ़ने गई थी, वहाँ पे भी टॉपर थी, तो क्या ज़रूरत है तुम्हें जाने की बाहर काम करने। तो वन फाइन डे व्हेन आई रियलाइज्ड एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, तो मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो में मैंने काम शुरू किया, लोधरा और भावलपुर। आफ्टर योर मैरिज, राइट? यस, आफ्टर 7 years ऑफ माई मैरिज आई हैव लाइक 2 children, आई हैव डन विद माई फैमिली थिंग एंड माई लाइक I got the courage to start working after 7 years. I got permission and I started working and my cause was children. मैं बच्चों के साथ देखती थी abuses, तो ये जुनून आया कहाँ से? कोई केस आपके सामने आया, क्या हुआ ऐसा जिसने आपको पुश किया that you should do this all? बिल्कुल, पटरियों, रेल की पटरियाँ वहाँ पर हैं लोधरा में, ट्रेन आती है कराची से, तो वहाँ पे अक्सर और बाज़ औक़ात बच्चों की लाशें मिलती हैं, और वो ये होता है कि उनके साथ कोई ना कोई मामला करके तो उनको वहाँ पे जो है मार के छोड़ दिया जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। वो एज अ मदर तो मैं, और आप सोच भी नहीं सकते ना ऐसा देखना, तो मुझे वहाँ से लगा कि कोई बोले नहीं रहा, FIR नहीं हो रही, एंड आई बिलोंग टू अ पावरफुल फैमिली एंड आई हैड द रिसोर्सेज टू हेल्प पीपल, सो आई सेड कि आई वांट टू हेल्प, और आई गॉट, मुझे ओहदा भी मिल गया अल्लाह की तरफ से। तो मैं वहाँ पे फोकल पर्सन थी भावलपुर और लोधरा दोनों की। लोधरा में आप इमेजिन करें कि ब्यूरो है ही नहीं, था ही नहीं, और मुझे नोटिफिकेशन था, तो मैंने वहाँ जाके शोर मचाया कि वो बहुत ही दूर है, जो है वो ब्यूरो यजमान में है, वो भावलपुर से भी बहुत दूर है। तो फिर उसके बाद मैंने और DC साहब ने मिल के, अल्लाह ताला उनको भी जज़ा दे और मुझे भी, हमने मिल के वहाँ पर जगह अलॉट कराई CM से, अब वहाँ पर ब्यूरो है। वरना बच्चा जो गुम जाता था स्टेशन पे, वो गुमा हुआ बच्चा गुमा हुआ है, ठीक है, उसको कोई नहीं हेल्प मिल रही, वो थाने में बैठा है, उसके बाद वो मंशियात में या बेकारी बन के गायब, वो ब्यूरो तक या वो मदद पहुंच ही नहीं पाती थी। तब अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 5 years ऑफ एफर्ट्स दैट ब्यूरो इज़ इन बीइंग एंड इट्स फंक्शनल, और बच्चे जो गुम जाते हैं स्टेशन पे,
भीख मांगते हैं या माँ बाप वफात पा जाते हैं, यतीम बच्चे वो वहाँ जाते हैं. So that's where I got the courage and I worked towards the goal. And secondly, seeing the awareness, कि मेरे पास ये अवेयरनेस और नॉलेज था कि जब रेप होता है तो वो बच्ची को कहते हैं कि तुम छुप जाओ या कत्ल कर देते हैं या भगा देते हैं या कुछ इस तरह का मामला. तो मैं घर घर जाके अवेयरनेस की कि बच्ची का कसूर नहीं है, इट्स द आईज ऑफ द पीपल. जिसने किया है वो गुनाहगार है, रिपोर्ट द केस. मैं पुलिस से कहती हूँ, वो कहते हैं रिपोर्ट करेंगे तो होगा. डेरा सिस्टम है, एक डेरे में बात जाती है, वहाँ पे सेटल हो जाता है, माफ़ी मांग लेते हैं, डर जाते हैं. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ इशूज़ आई फेस. बट अल्हम्दुलिल्लाह आई इनकरेज द वेमेन. और वो यूँ ही था, 15 औरतें. शुरू में औरतें आती नहीं थी, फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये औरत है और कोई ऐसी बात नहीं हो रही, सिर्फ हमें अवेयरनेस दे रही है. फिर वो उन्होंने आना शुरू किया मेरे पास. मैं उनके घरों में जाती थी, मोहल्लों में जाती थी, 2-2 घंटे दूर गाँव में जाके भी. कुछ बच्चों की वफात पा गई है, मैं आपको बताती हूँ कि सगे मामों ने बच्चे को अब्यूज़ किया है. वो रोज़ उसे कैंडीज़ लेके देता था और उसको मार के पटरी पे फेंक दी. और माँ जो है वो पागल हो रही है और सबको पता भी है कि मामू ने किया है. अब वो रिपोर्ट भी करना चाह रहे हैं. और वो मैं जब गई तो शी वॉज बीटिंग मी कि तुम क्यों आई हो. छोटा सा बच्चा, मेरे बच्चे जितना बच्चा. मेरा अपना दिल इतना परेशान हो गया कि मतलब ऐसी सिचुएशन को डील कैसे करना है. मैंने उसे हौसला दिया, मैंने कहा लिसन, हमने रिपोर्ट करना है, सज़ा दें. ऐसे विदाउट लेसन गिविंग ऐसे नहीं हो सकता कि ये मामला रुक जाए. इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है. नाउ द क्राइम रेट ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ हैज़ बीन रिड्यूस्ड. इट्स ऑलमोस्ट टूवर्ड्स ज़ीरो बिकॉज वो डरते हैं कि आई विल टेक एक्शन. तो साथ साथ फिर ये भी एक्शन लेना कि पेरेंट्स की थोड़ी सी पेरेंटिंग करें कि बच्चों को थोड़ा सा तो ऑब्लाइज करें, थोड़ा उनको पुश करें, ठीक है, कि वो एटलीस्ट अपनी पोजीशंस बना सके, कुछ कर सकें, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज कर लें, क्योंकि इंटरनेट तो अब रूरल एरियाज में भी मौजूद है. टिकटॉक के लिए उनके पास है स्वाइप अप करके तो लोगों के अकाउंट को छानने की. तो इससे हटके भी कुछ करने दे भाई, बच्चियों को करने दे, कुछ सीखने दे, काम करने दे, बनने दे. पाकिस्तान एज अ कंट्री नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग. देयर इज मोर टू टिकटॉक, देयर इज मोर टू फेसबुक, देयर इज मोर टूवर्ड दीज थिंग्स. इसके अंदर पॉजिटिविटी ढूंढें. एज अ नेशन हमारा काम बन गया है नेगेटिविटी पॉइंट आउट करने का. वी लाइक नेगेटिविटी, वी प्रमोट नेगेटिविटी. एंड हर आप इंस्टाग्राम देखें, एक नेगेटिव पोस्ट होगी, उस पर 1000 कमेंट्स होंगे, कोई पॉजिटिव बात होगी, एक लाइक नहीं होगा. सोशल मीडिया का भी एक दौर आ गया है ना, उसने अभी देखें. और सोशल मीडिया का दौर ये है कि अभी पता नहीं कब तक चलता है, कब तक नहीं चलता, मगर उसने अभी बूम किया हुआ है. और इसमें हर कोई जो है ना अपना अम्मी बना हुआ है, हर कोई अब्बू बना हुआ है, हर कोई टीचर बना हुआ है. पहले तो लड़कों को करेक्ट करना चाहती हूँ मैं कि वो जो लड़कियों के कपड़े पहन के नाच रहे हैं, क्या ये दीन है? वैसे तो 4 शादियाँ अलाउड हैं. दीन वहाँ पर तो बहुत ओके है कि अब फ़िलहाल मैं यहाँ हूँ, उसके बाद मैं कहीं और होऊंगा. तो पहले ये देखें कि जो कपड़े ज़ेब तन किए हैं वो मर्दों वाले ही करें और मर्द बन के ही अपना कारोबार चलें. अल्लाह ताला ने बेटे पैदा करने पे औरतों में बड़ा प्रेशर है. गांव में मार पड़ती है. अगर लोधरा में या करोड़पक्का में या मेलसी में या दुनियापुर में, ये नाम शायद आप लोगों ने ना ही सुने हो, या कच्चा खूह में, इन जगहों पे जाके ज़रा देखें ना औरतों का क्या हाल है. कि एक छोटी बच्ची को तैयार कर देते हैं, दुल्हन बना देते हैं. 14 साल की बच्ची है, उसकी शादी हो रही है, उसको कहते हैं कि तुम माँ दुल्हन बनोगी, तुम्हें जेवर पहनाएंगे. वो छोटी बच्ची है और उसको नहीं पता शादी का क्या मतलब है. और वो बेचारी बैठी है और मैं जाती हूँ और जाके उसको बताती हूँ कि बेटा ये मजाक नहीं हो रहा, यू आर गेटिंग मैरिड. और बाबा 80 साल का है. तो उसके ऊपर केस करवाया, उस बूढ़े को पकड़वाया, उस बच्ची को बचाया. इन चीज़ों की तरफ अपना फोकस करें कि हो क्या रहा है. आपके देहात में जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो आप सोच भी नहीं सकते. अच्छा, सो सॉरी बट क्योंकि टाइम प्रोग्राम का खत्म हो गया है, आपको मैं ना एक इंसिडेंट, लेकिन मैं आपसे जल्दी से क्विकली शेयर करूँगी. इट्स अ शॉर्ट इंसिडेंट. एक बाप और बेटी, मैं क्योंकि नेशनल टेलीविजन पे बताना चाहती हूँ कि क्या क्या होता है. बाप बेटी अपनी वीडियोस बना रहे हैं और 50-50 रुपये में, आप इंटरनेट की बात करिए ना, 50-50 रुपये में USB में वायरल कर रहे हैं. और मैं पागल हो गई. ये बाप है, ये बेटी है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था. पुलिस लेके गई, मीडिया लेके गई, हमने उनको कैप्चर किया, कमरा देखा, सब कुछ हुआ. और वो बच्ची मुझे कह रही है मुझे अवेयरनेस नहीं है, मुझे नहीं पता ये गुनाह है. तो खुदारा अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को, अपने बेटों को हर तरह की बुराई से बचा के रखें. तालीम का जेवर ज़रूर दें, वो दीन और दुनिया दोनों की दें.
और इसी तरीके से मुआशरा जो है वो तरक्की भी करेगा और आगे भी बढ़ेगा। थैंक यू सो मच कायनात। वैसे मैं आज टॉपिक तो एज इकोनॉमिस्ट मैंने आपको बुलाया था, मैं चाह रही थी कि कुछ औरतों के लिए मैं कुछ रास्ते फराहम कर सकूं, मगर इनका पॉइंट बड़ा सॉलिड है, इसलिए मैं अपनी वो जो बात है उसको थोड़ा सा पीछे रख के मैंने इनको जगह दी ताकि वो बात कर सकें जो असल मसला है। अब अगर इन चीज़ों में लड़कियां फंसी हुई हैं बेचारी, और ये माँ बाप अगर इस तरीके से अपने बच्चों को जो है एक बाउंड्री के अंदर बाउंड करके रखेंगे और फिर ना वो आवाज़ उठा सकती हैं, और किस किस तरीके के रूरल एरियाज़ में जो मसले हैं जब तक कि उनको सॉल्व नहीं किया जाएगा, वहाँ की कोई लड़की बाहर निकल के कोई काम करके या घर बैठ के अपने स्किल्स को कैसे आगे बढ़ाएगी। वहाँ तो मसले ही कुछ और हैं, बात उनकी भी ठीक है, इसलिए मैंने उनको जगह दी। ठीक है, ये ना सोचिएगा कि मैं बैठी कोई और टॉपिक पे बात करने के लिए, मगर मैंने शुरू कुछ और हो गई, रास्ता जहाँ मुझे लेके गया मैं वहाँ गई। बात सही है इनकी, मसले बहुत बड़े हैं, तो बंदा क्या बनेगा, क्या करेगा। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए और इस मसले के बारे में भी गौर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।